तो वी बेसिकली नीड टू स्टार्ट फ्रॉम एक्स सी टू कंजर्वेशन, ठीक है। उससे पहले जस्ट रिमेंबर यार कि ठीक है, देर वॉज सम पार्ट ऑफ द सेक्रेड ग्रुप्स, ठीक है। और उसमें मॉफलैंग सेक्रेड ग्रुप्स का आपके नाम याद करा था, राइट, विच बिलोंग्स टू मेघालय, राइट। यस सर। ठीक है, उस पार्ट को भी देख लेगा। आगे चलते हैं इसमें। नाउ लेट अस कंटिन्यू एंड बेसिकली अंडरस्टैंड कि जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो पार्ट है, राइट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में वी आर लुकिंग एट व्हाट, हमने इसमें एक पार्ट देख लिया है, दैट इज द इन सीटू कंजर्वेशन, ठीक है। वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर पार्ट, इन सीटू कंजर्वेशन, राइट। नाउ सेकंड पार्ट इज द एक्स सीटू कंजर्वेशन। नाउ एक्स सीटू, अवे फ्रॉम, हाँ, इट इज रिलेटेड टू अवे फ्रॉम, कि हम जो भी कंजर्वेशन कर रहे हैं, हम उस चीज का जो नेचुरल हैबिटेट है उससे दूर कंजर्व कर रहे हैं, कहीं और कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है। नाउ दीज कुड बी एनीथिंग, दीज कुड बी जूलॉजिकल पार्क्स, दीज कुड बी वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स, और इट कुड बी बोटेनिकल गार्डन्स। तो ऐसे करके हमारे इंडिया में वी हैव जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। हम इनको बेसिकली जूस बोलते हैं, बट दीज आर व्हाट, जूलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। तो जूस के अंदर हमने इन चीज़ों को कंजर्व कर रखा है, ठीक है। तो एक जूस हो गया। सेकंड वन इज वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। तो थोड़े कहीं पर भी नेचुरल हैबिटेट के अंदर वी हैव सम विजिटर्स हु ऑब्जर्व द एनिमल इन एनी पर्टिकुलर सेटिंग, ठीक है। बट दे हैव अ बेसिक डिफरेंस, लाइक अनलाइक द जूस वेयर एनिमल्स आर इन केजेस और एनक्लोजर्स, सफारीज में एनिमल्स आपको फ्रीली रोम करते नजर आएंगे, ठीक है। तो यू कैन टेक अ जीप और समथिंग और आप वहां पर घूम रहे हो, ठीक है, और आप एनिमल्स को देख रहे हो। तो दोज आर व्हाट, वाइल्ड लाइफ सफारीज, ठीक है। डिस्कवरी वगैरह पे दिखाते हैं इन पर्टिकुलर चीज़ों को, राइट। तो ये वाली चीज़ है। थर्ड वन इज रिलेटेड टू व्हाट, इट इज रिलेटेड टू द botanical gardens. Now these botanical gardens, they are very specifically designed spaces dedicated for what, cultivation, study, conservation of a wide variety of plants, राइट। तो यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सफारी के अंदर दीज एनिमल्स विच आर प्रेजेंट, ठीक है। जूस के अंदर इट इज अगेन द एनिमल्स विच आर प्रेजेंट, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन्स के अंदर वी आर कंजर्विंग व्हाट, द वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो ऐसे करके इन चीज़ों को याद रखना है। हो जाएगा हमारी कंट्री में कहाँ कहाँ पर, ना मेजर मेजर एरियाज में, हाँ, वी हैव द बोटेनिकल गार्डन्स लाइक वेस्ट बंगाल, ठीक है। इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वी हैव ग्रेट नंबर ऑफ बोटेनिकल गार्डन्स। तो रिमेंबर दैट, ठीक है। दस विच इज द बोटेनिकल गार्डन इन बंगाल, सर शिवपुर बोटेनिकल गार्डन सर। व्हाट एल्स। तो और भी कुछ है सर, शिवपुरी एक बार विजिट किया था। ओके, वहाँ पर एक ओ banyan दैट tree है सर, बहुत बड़ा। आचार्य चंद्र बोस, दैट डू यू रिमेंबर। हाँ सर, जगदीश चंद्र बोस। हाँ, तो डू हाँ यू सर। रिमेंबर दैट। सर वही है सर। अच्छा, इट्स वो इट्स द सेम नेम लोकली यस नोन सर। एज, यस सर, मतलब वो शिवपुर पे लोकेटेड है इसलिए उसको ऐसे। वो ऐसे बोलते आचार्य हैं। जगदीश चंद्र बोस बहुत बड़ा हो चुका जगदीश है। चंद्र बोस, हाँ हाँ। हाँ, राइट राइट, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ द फेमस एंड लाइक साउथ एशिया में काफ़ी वो दैट इज हाँ। अ फेमस बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। तो दैट आचार्य जगदीश चंद्र बोस इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। फाइन, ओके। तो ये किसके बारे में है, दिस दिस इज अ टॉक रिगार्डिंग द एक्स सितु कंजर्वेशन, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, देर इज नथिंग लाइक बिग सॉर्ट ऑफ समथिंग, उसमें से कुछ क्वेश्चंस वगैरह ऐसा कुछ अभी के लिए नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हम इस सीबीडी के बारे में बात करेंगे, बिकॉज वी डोंट हैव टू फॉरगेट, दिस इज मेजरली रिलेटेड विद प्रीलिम्स, ठीक है। जब हम प्रीलिम्स पावर प्ले गेम की में एंट्री लेंगे, तो तुम्हारी जो प्रीलिम्स की एक्चुअल में जो प्रिपरेशन होती है ना, तुम उसको देखना कि वो एक नॉर्मल प्रिपरेशन से कितनी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो प्रीलिम्स पावर प्ले के बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, दैट हाउ विल बी डेडिकेटिंग आवर सेल्स फॉर 75 days, ठीक है, जस्ट फॉर द प्रीलिम्स सेक्शन, ठीक है। फिर उसमें देखेंगे कि कैसे वो सारी की सारी चीजें होती हैं। सॉरी, हाँ,
Now, Convention on Biological Diversity, known informally as the Biodiversity Convention. तो हम इसको बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन भी बोलते हैं और हम इसको बोलते हैं सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. आई नीड योर कंप्लीट 100% फोकस. इट शुड बी, यू नो, वट एवर वी आर लर्निंग राइट नाउ. ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स, नो दिमाग पे स्ट्रेस वगैरह कुछ नहीं. ठीक है. इट इज अ मल्टीलेटरल ट्रीटी. इट मीन्स नंबर ऑफ कंट्रीज आर रिलेटेड टू इट. बहुत सारी कंट्रीज रिलेटेड है. इट इज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ मल्टीलेटरल. The convention has three main goals. Number one, the conservation of biological diversity, the sustainable use of its component, and third one, fair and equitable benefits of sharing of benefits arising from the genetic resources. Getting my point? Now these three things will come, it can come in your exam. ठीक है, कि जो सीबीडी है उसके थ्री मेजर गोल्स कौन कौन से हैं. इट इज कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. ठीक है, सस्टेनेबल यूज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. किसके कंपोनेंट्स? इस बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के. एंड थर्ड वन, कि जो हम जेनेटिक रिसोर्सेज से जो भी हमको बेनिफिट्स मिलेंगे उनको हमें फेयर एंड इक्विटेबल मैनर में शेयर करना है. ठीक है. सो दिस इज टॉकिंग अबाउट दैट. बस बेसिक में इन तीन चीजों को याद रखना कि सीबीडी इज रिलेटेड टू दीज थ्री थिंग्स. एम आई ओके? ठीक है, आइडेंटिफाई कर लोगे आराम से. ठीक है, किस किस चीज के बारे में? कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स. ठीक है, ये तीन चीजें होगी. नाउ द कन्वेंशन वाज ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो ऑन 5 जून 1992. ठीक है. एक यस दास. सर वो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स है, वो नागोया प्रोटोकॉल में था ना? हाँ, अभी आएगा. वो इसी का ही तो पार्ट है. अच्छा इसी का अच्छा। ही पार्ट है वो. ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ दिस ओनली. तो देखो, अभी वन बाय वन करके चलते हैं. ठीक है. मैंने कहा व्हेन वी यूज टू गो थ्रू दीज थिंग्स ना, दे सीम वेरी कम, लाइक बहुत ऐसा मुश्किल सा लगता था. यार ये कन्वेंशन है, अब बीच में तुम प्रोटोकॉल लेकर आ रहे हो. ठीक है. तो ऐसे ऐसे जब वर्ड्स आ जाते हैं तो वी वर लाइक, यार कौन कहाँ और किसका है ये बताओ, पहले आराम से करो सारी चीज़ों को, है ना, कंफ्यूज मत करो. ठीक है. तो हम चलते सिंपल. हम क्या बोलेंगे कि एक अर्थ समिट है. समिट मतलब मीटिंग हुई. मीटिंग पे बात हुई अर्थ की कि ठीक है भाई, अर्थ को खतरा है, अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, अर्थ के रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है. क्या नाम दिया? अर्थ समिट. कहां पर हुई? रियो डी जेनेरियो. ठीक है. रियो डी जेनेरियो कहां पर है? रियो डी जेनेरियो सर ब्राजील। ब्राजील। ब्राजील में. कब हुई मीटिंग? 5 जून 1992 को. ठीक है. जब ये मीटिंग हुई, अर्थ समिट हुई, अर्थ मीटिंग हुई. समिट मतलब मीटिंग, समिट मतलब मीटिंग. मैं लेकर चल रहा हूं ग्राउंड जीरो से बिल्कुल तुम लोगों को. ठीक है, कि तो किसी को नहीं आता ये वाली चीज, तो हम ये मीटिंग होगी. अब इस मीटिंग के अंदर एक डॉक्यूमेंट लेकर आए और ये बोला कि हमें अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है. ठीक है. और हमने इसको नाम दिया कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. ठीक है. हमने ये वाली चीज ओपन कर दी एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 29 दिसंबर 1993. USA is the only UN member state which has not ratified the convention. आप डॉक्यूमेंट को साइन करके आते हो कि ठीक है, मैंने ना साइन कर दिया कि ठीक है. ठीक है, इंडिया की तरफ से मैंने साइन. अब ये जो डॉक्यूमेंट है जो मैंने साइन करा है, अब ये मेरी पार्लियामेंट भी जाके इसको पास करेगी, तब जाके माना जाएगा कि इंडिया ने इसको एक्सेप्ट करा. ठीक है. साइंड तो हो गया, बट क्या रेटिफाई हुआ या नहीं? ठीक है. तो यूएसए अकेला एक यूएन मेंबर कंट्री है जिसने इसको रेटिफाई नहीं करा है. नाउ इस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी की दो सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स हैं. इसके साथ दो एग्रीमेंट सोर्स आते हैं. ठीक है. वो कौन कौन से हैं? कार्टाजीना प्रोटोकॉल एंड द नगोया प्रोटोकॉल. कौन कौन सा है? नंबर वन इज कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल. वेयर इज नगोया लोकेटेड? हमने बात की थी जो भी प्लेस होगा उसी के जापान। नाम पर वो जापान के अंदर लोकेटेड. वेयर इज कार्टेजिना लोकेटेड? कोलंबिया। कोलंबिया. वेरी गुड. साउथ अमेरिका? हम्म. साउथ अमेरिका?
ठीक है। Yes, sir. साउथ अमेरिका के यहाँ पर ऐसे वो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज ऐसे वगैरह आ जाती हैं। यहाँ पर क्या Yes, sir. लोकेटेड है? वी हैव Colombia. कोलंबिया। ठीक है, और यहाँ पर लोकेटेड है कार्टेजिना। ठीक है, तो एक कार्टेजिना प्रोटोकॉल होगी, प्रोटोकॉल मतलब रूल्स, प्रोटोकॉल मतलब रूल्स। एक नगोया प्रोटोकॉल होगी। तो नगोया में कुछ रूल्स बनाए गए सिंपल भाषा में, और कार्टेजिना में कुछ रूल्स बनाए गए। ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? सर ये सीबीडी से रिलेटेड है। सीबीडी में क्या होता है? सर ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करता है। ये कन्वेंशन है। क्या हमें ये बात समझ में आ गई? सर ये डॉक्यूमेंट कब आया था हमारे सामने? ये अर्थ समिट पे रियो डी जेनेरियो में 5 जून 1992 को आया था। लोगों ने इसको साइन, कंट्रीज ने इसको साइन करना शुरू कर दिया। यूएस ने इसको अभी तक रेटिफाई नहीं करा। ठीक है, अब ये कुछ चीजें हमको होगी। ठीक है, अब मेरी एक और बात सुनना। जब हम किसी चीज को रिवाइज या वो करते हैं, या हम किसी चीज को पढ़ाते हैं, ठीक है, अब वो चीजें ना सारी की सारी ऐसे प्रेजेंट होती हैं। तो जब हम उनको पढ़ रहे होते हैं ना, तो हम उसको फर्स्ट हैंड नॉलेज के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, हम उस चीज को फर्स्ट हैंड नॉलेज के थ्रू पढ़ते हैं कि हमने कोई भी चीज पढ़ ली। इसके अंदर बाद में एडिशन और सब्ट्रैक्शन और रिवीजन होती है, इन जो हम पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, वो होती है हमारे करंट अफेयर्स के बेस पर। किसके बेस पर होती है? करंट अफेयर्स के बेस पे। अभी क्या आपको करना है? अभी आपका फंडामेंटल बिल्कुल ऐसे स्ट्रोंग होना चाहिए एनवायरनमेंट को लेके। अच्छा भाई, इस चीज के बारे में पता है थोड़ा बहुत? हाँ भाई बिल्कुल पता है, कोई इशू नहीं है इस चीज में। तो गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा फ्रेश फ्रेश फील करना। ओके, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल किससे जुड़ी हुई है? सीबीडी से। बार बार क्यों बोल रहे हो? ताकि यहीं पे रिवाइज हो जाए। ठीक है, हो गया। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट आता है विच इज एजेंडा 21। डॉक्यूमेंट का नाम एजेंडा 21। 21 इट इज अ नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये क्या लिख रखा है? नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान। ये एक ऐसा एक्शन प्लान है एजेंडा 21 विच इज नॉन बाइंडिंग। फॉलो करो तो करो, नहीं करो तो मत करो। कौन कह रहा है तुम्हें कुछ? गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक ओके रिपोर्ट है? ठीक है। विद रिगार्ड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये देखो यहां क्या लिख रखा है। सीबीडी के अंदर बात हुई थी सस्टेनेबल यूज, इन सब चीजों की यूज की बात हुई थी, लेकिन यहां बात किस चीज की चल रही है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये थोड़ा सा इससे रिलेटेड ही था, तो इसको यहीं लिख लिया एजेंडा 21 का। ठीक है, तो हम क्या याद रखेंगे? एजेंडा 21 वो डॉक्यूमेंट है विच इज नॉन बाइंडिंग एक्शन प्लान। किसके थ्रू? यूनाइटेड नेशन के थ्रू। किस चीज पे बात करता है? इट टॉक्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट टाइम आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करोगे ना, तो आप एजेंडा 21 डॉक्यूमेंट को मेंशन कर देना, हो जाएगा। ठीक है, ओके। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ समिट। सर इसी की तो बात कर रहे थे। इसका मतलब सर इस अर्थ समिट पे सिर्फ सीबीडी नहीं बन के तैयार हुआ था, इस पे कुछ और भी काम हुआ था। ठीक है, इसी अर्थ समिट में से ये एजेंडा 21 सामने आया डॉक्यूमेंट। ओके, रिपोर्ट है, आ गया। ठीक है, बट ये कैसा है? इट इज नॉन बाइंडिंग। अर्थ समिट यूएन कौन, अब ये जो जिसको हम बार बार ये अर्थ समिट अर्थ समिट अर्थ समिट अर्थ समिट ऐसे बोल रहे हैं ना, इसका पूरा नाम क्या है? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। है किसकी कॉन्फ्रेंस ये? यूएन ने करवाई थी। और कौन करवाएगा? है इतनी कंट्रीज को कौन बुलाएगा? चाय का खर्चा है, बिस्किट का है, फिर कोई नमकीन मंगा रहा है, तो कौन करेगा इसको? यूएन करेगा। पूरा नाम क्या है अर्थ समिट का? दिस इज द फुल नेम, कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। डेवलपमेंट कहाँ पर हुई थी? फिर वही बात पूछ रहे हो तुम। रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई थी 1992 में। हैं? हुई थी नहीं हुई थी? सर फिर ये क्या लिख रखा है 5 जून? सर ये तो सुना सुना कोई डेट लग रही है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। Environment Day. एनवायरमेंट डे। अरे बिल्कुल सही बात है, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। जिस दिन ये मीटिंग हुई थी उसी दिन को हम क्या बोलने लग रहे हैं? एनवायरमेंट डे बोलने लग रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, रिपोर्ट है, ठीक है, चलने दो। अब हम बात करेंगे कार्टेजिना प्रोटोकॉल की, हम बात करेंगे नगोया प्रोटोकॉल की। तुमने दोनों सुने थे। व्हाट आर कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल? सर दीज आर टू सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स विद द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वॉज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 5 जून 1992 इन रियो डी जेनेरियो इन ब्राजील। ठीक है, ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर बन गया। ओके, ठीक है, और ए के आयरन मैन।
ठीक है, अब आगे चलो, इसमें कार्टेजिना प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं। कार्टेजिना प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है? बायो सेफ्टी टू द कन्वेंशन, बायो सेफ्टी के बारे में। कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? बायो सेफ्टी से रिलेटेड है। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ बायो इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी गवर्निंग द मूवमेंट्स, देखो ध्यान देना यहां पर, थोड़ा सा ध्यान देना, movements of living modified organisms resulting from the micro modern biotechnology from one country to another। आपने जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या कर दिया है? मॉडिफाई कर दिया। उसमें से आप कुछ बेनिफिट्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो? क्यों? आपकी कैसी सोच है? आपकी हाँ, आपकी नैरो यूटिलिटेरियन सोच है। याद आया ये नैरो यूटिलिटेरियन सोच? हाँ, कि आप हमेशा ये सोचते हो नेचर से मैं कैसे बेनिफिट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहां पर देखो ये बेनिफिट इन्होंने निकालने शुरू कर दिए। अब ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाए कैसे? मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। अब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या इनकी मूवमेंट हो सकती है? अगर मैं एक कंट्री में एलएमओस बना दूं, मैंने एक कंट्री में एलएमओस बना दिया। एलएमओस क्या है? लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। इनकी मूवमेंट से रिलेटेड, इनकी मूवमेंट से रिलेटेड कौन सा प्रोटोकॉल है? बायो सेफ्टी रखनी पड़ेगी, नहीं रखनी पड़ेगी? खतरा है नहीं है? भाई हो सकता है, नहीं भी हो सकता। तो इस बायो सेफ्टी से रिगार्डिंग क्या रूल्स होंगे? वो रूल्स कहां लिख रखे हैं सर? वो रूल कार्टेजिना प्रोटोकॉल में लिख रखे हैं। ठीक है, यस यस। सर एक तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो लिविंग वाले सेम ही है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब देखो, जब हम जेनेटिकली मॉडिफाइड की उसकी बात करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल श्योरिटी होती है कि हमने उनके जीन को क्या करा है? मॉडिफाइड करा है। ठीक है, जब हम लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो इट कुड बी हैव बीन एनी पार्ट विच हैव बीन मॉडिफाइड रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, मोस्टली सिमिलर लाइंस पे हम अपने प्रीलिम्स के रिगार्डिंग समझे तो ठीक है, हम क्या बोलेंगे? एक जीएम जैसे क्रॉप्स होते हैं, एक लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हम इनको एक कैटेगरी में डालते हुए चलेंगे। ठीक है, हम नहीं जाएंगे मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की डिटेल्स में। ठीक है, तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल आ गई, किसके रिगार्डिंग है सर? बायो सेफ्टी के रिगार्डिंग है। बायोसेफ्टी किससे चाहिए तुमको सर? इसे लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से चाहिए। ठीक है, ओके यहां तक ठीक है। कब अडॉप्ट हुई थी? 29 जनवरी 2000 एज अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द सीबीडी एंड एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन 11 सितंबर 2003। ठीक है, यहां तक ओके है? ठीक है, डेट तो ज्यादा ओके नहीं है, पर ठीक है चलो। कहा इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है इसलिए यूएस इसका पार्ट नहीं है? क्योंकि 11 सितंबर 2003 को ये एंटर्ड इनटू फोर्स हुई थी। हाँ, व्हाट इज दिस डेट? 9/11 सर। 9/11, द वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स। सेंटर। हाँ यस हाँ, सर। मुझे लग रहा है वो इसी की खुंदक खाए बैठा है, और कोई रीजन वीजन नहीं। ठीक है, सेकंड बात करेंगे नगोया प्रोटोकॉल की। नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ठीक है, एक्सेस टू द जेनेटिक रिसोर्सेज। हमने बात करी थी कि सीबीडी का वन ऑफ द क्या है? फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द जेनेटिक रिसोर्सेज, ये वाली बात हुई थी हमारी। ठीक है, जेनेटिक रिसोर्सेज से जो भी हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, उन बेनिफिट्स को क्या करना है? फेयर एंड इक्विटेबल मैनर में शेयर करना है। ठीक है, हो गया ये वाली पार्ट। ठीक है, इससे क्या चीज रिलेटेड है? इट इज द नगोया प्रोटोकॉल। अब इसमें तुम्हें कुछ टर्म्स मिलेंगे। अब मैं टर्म्स के बारे में तुम्हें एक बात बता देता हूं, तुम्हें उन टर्म्स के बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो गया? तुम्हें बस ये पता होना चाहिए इस टाइप का कोई टर्म है और वो इस चीज से रिलेटेड है। ऑब्जेक्टिव क्लियर है क्या? हमें ऑब्जेक्टिव अपना क्लियर है? ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव हमारा क्लियर है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द यूटिलाइजेशन। नाउ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन एबीएस टू द कन्वेंशन एक्सेस टू द ए बी, ऐसे करके एस कर लो इसको। ठीक है, टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज अनदर सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द सीबीडी। चलो ये भी बात हमको पता लगी, बेनिफिट शेयरिंग के रिगार्डिंग है, एक्सेस टू द बेनिफिट शेयरिंग से रिगार्डिंग हो गया। ठीक है, इट प्रोवाइड्स ट्रांसपेरेंट लीगल फ्रेमवर्क फॉर द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन ऑफ द थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सीबीडी। बिल्कुल सही बात है। सीबीडी के कितने ऑब्जेक्टिव्स हैं? तीन तीन। ऑब्जेक्टिव्स हैं।
तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिल्कुल तीन ऑब्जेक्टिव है सर। एक तो उसका जो है ना, उसका नाम ही सर अपने आप में एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। वो सर वो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, या हम कर देंगे कंजर्वेशन ऑफ बायो, एक सर एक हो गया यहीं पे। ठीक है सर। दूसरे में वो सस्टेनेबल यूज ऑफ कंपोनेंट्स की बात कर रहा है, इसी के कंपोनेंट्स की बात कर रहा है। और तीसरे में सर वो एक्सेस टू द बेनिफिट शेयरिंग की बात कर रहा है, एबीएस की। तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सेस टू बेनिफिट शेयरिंग इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल और कन्वेंशन। चार कन्वेंशन दे रखी होंगी नीचे, तुम्हें पता है, या तो आंसर में सीबीडी आएगा या आंसर में नगोया प्रोटोकॉल आएगा। गलत कह रहा हूं मैं बात? क्लियर हो गया? ऊपर ऊपर से चीजें समझ में आ गई? हाँ, डूबने की जरूरत है नहीं है? ठीक है, हाँ, हो गया। डन डन डन। फेयर एंड इक्विटेबल कर लेंगे, कर लेंगे, आप चिंता ना करो। नगोया प्रोटोकॉल होगी, साइन होगी, नगोया जापान में है, एंटर्ड इनटू फोर्स, दिस एंड दैट। ठीक है, बस इतना हल्का सा याद रखना है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल पहले अडॉप्ट की जा रही है, एंड देन उसके बाद इट इज द नगोया प्रोटोकॉल विच इज अडॉप्टेड इन 2010। पहले कार्टेजिना प्रोटोकॉल आई 2000 में, उसके बाद नगोया प्रोटोकॉल आई 2010 में। ओके है? नहीं, मुझे अगर सीबीडी पे क्वेश्चन देना हो तो मैं कितने आराम से लिख दूंगा। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल वो सक्सीडेड बाय द कार्टेजिना प्रोटोकॉल। हाँ, गलत हो जाएगा। क्यों? यूपीएससी ने ऐसा काम पहले कर नहीं रखा? बिल्कुल कर रखा है सर। कहाँ कर रखा है ऐसे वाला काम? इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में चले जाओ, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, कौन सा? होम रूल लीग मूवमेंट। अब होम रूल लीग एक बाल गंगाधर तिलक ने चलाई थी, एक एनी बेसेंट ने चलाई थी, दो चली थी। एक पहले आई थी, दूसरी बाद में आई थी। ठीक है, उनकी डेट्स में कुछ मंथ्स का डिफरेंस था। तो ये वाला पॉइंट भी हमको याद रखना है इसके साथ साथ। ओके, इन सब चीजों को देखते हुए 2010 वाज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सर 2010 में हमको पता है क्या हुआ था? क्या हुआ था? नगोया प्रोटोकॉल आई थी। कौन सी प्रोटोकॉल आई थी? नगोया। एंड द सेक्रेटरी ऑफ सीबीडी एज फोकल पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ओके। फॉलोइंग अ रिकमेंडेशन ऑफ सीबीडी सिग्नेटरीज एज इन नगोया, यूएन डिक्लेयर्ड 2011 to 2020 एट द यूनाइटेड नेशन डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। यानी पहले 2010 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी डिक्लेयर किया जाता है। हो गया डिक्लेयर। उसके बाद यूएन ने डिक्लेयर करा 2011 से लेकर 20 तक पूरा का पूरा डेकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी। ओके है सर? ये डिक्लेयर करके फायदा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इससे अवेयरनेस फैलाएंगे हम। क्या फैलाएंगे? अवेयरनेस फैलाएंगे। ठीक है, कर लो। द कन्वेंशन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी। फिर कन्वेंशन ने जो सीबीडी है, किसकी बात चल रही है? कन्वेंशन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? कन्वेंशन की बात चल रही है। ठीक है, कन्वेंशन की बात चलने दो। कन्वेंशन का स्ट्रेटेजिक प्लान, अब इसमें आगे देखो, कन्वेंशन का स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 टू 2020 क्रिएटेड इन 20 इंक्लूड द आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। इसने किस चीज को पर्टिकुलर वो करा? किस चीज को करा? आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स ने बनाए। नाउ दीज टारगेट्स वर्स अ सेट ऑफ 20 ग्लोबल गोल्स फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अच्छा सर, इमेज क्लियर होती जा रही है। 2011 से लेकर 2020 को पूरा का पूरा डेकेड डिक्लेयर कर दिया। Ubrali और baru उस punya. Ya हाँ, atau ini kan kata dulu filter tuh. अच्छा, ठीक है, मेरा भी डाउट है। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, ठीक है। नाउ दीज वर द टारगेट्स विच इंक्लूडेड व्हाट? 20 ग्लोबल गोल्स। जाना जिंदा नहीं बचे। बना दिया। कितने ग्लोबल गोल्स हैं? 20 ग्लोबल गोल्स। क्या करना है इन 20 ग्लोबल गोल्स का? सर इसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करनी है। ठीक है, एंड दे वर सेट टू बी अचीव्ड बाय 2020। 2020 तो गया, ये तो अच्छे से अचीव नहीं हो पाए, तो मतलब ये गोल्स क्या हो गए थे? देवर बेसिकली फेल्ड। क्या हो गए थे दोनों ये सारे के सारे गोल्स? दीज गोल्स बेसिकली फेल्ड, कंप्लीट नहीं हो पाए थे सारे के सारे गोल्स। नाउ दीज टारगेट्स वर पार्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये सब इसका पार्ट है। ठीक है, सीबीडी, सीबीडी के दो,
कार्टेजिना प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल। ठीक है। सीबीडी कब? अर्थ समिट पर। अर्थ समिट पर और क्या? एजेंडा 21। ये सब चलने लग रहा है वहां पर। ठीक है, ये बना दिया। अब 2010 को डिक्लेयर करा ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और 2011 से 2020 को डिक्लेयर करा डेकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इस डेकेड में अचीव करने थे आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के अंदर आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के अंदर हमने 20 ग्लोबल गोल्स डिसाइड करे। 20 को अचीव करेंगे, 20 अचीव हो पाए, 20 अचीव नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये नगोया जैसे जापान के अंदर है, वैसे ही आईची आईची इज ऑल्सो पार्ट ऑफ व्हाट? नाम से देख लो, जापान। जापान का पार्ट है। ठीक है, अब हमको मेन मेन चीजें समझ में आ गई। ये कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या है? धरती वालों की आंख खुलती है 1992 में। 5 जून को वो सोचते हैं अब हम सब ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलो ये वाली तुम्हें समझ में आ गई। ये जितने भी ये ग्लोबल गोल्स है ना, पीस ग्लोबल गोल्स हैं, इनको 5 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करा। स्ट्रेटेजिक गोल ABCDE। क्या तुम इनको रीड कर लोगे बाद में? हाँ? यस सर। सही सही देखो, देखो नहीं कर पाओ ना तो सच बता देना, देख हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब अपना अपना देख लो, कर लोगे इसको रीड? हाँ, यस सर। यस सर। देख देख सर लो। एक बार हैं? अरे नहीं बस, अरे वैसे रीड करने की जरूरत नहीं है, मैं तो वैसे कह रहा हूँ, वो इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। और अगर उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी तो मेरे महारत हो, क्या तुम कॉमन सेंस का यूज करके स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर लोगे? हैं? यस बस, एड्रेस द अंडरलाइन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस बाय मेन स्ट्रीमिंग बायोडाइवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। बायोडाइवर्सिटी को हमें लॉस से बचाना है, और बायोडाइवर्सिटी शुड बिकम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द सोसाइटी एज वेल। उसके कॉजेज को खत्म करना है, डायरेक्ट प्रेशर को रिड्यूस करना है, स्टेटस को बेटर करना है, बेनिफिट्स को एनहांस करना है जो हमको बायोडाइवर्सिटी, एंड फाइनल वन और इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। क्या सारी अच्छी बातें दे रखी हैं? पॉजिटिव पॉजिटिव बातें। तो पॉजिटिव बातें हैं तो हम अपने आप उसको टिक कर देंगे पेपर में, क्या प्रॉब्लम है? मैं तो बस ये बताना चाहता था कि 20 टारगेट्स हैं आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, उसके अंदर 5 कैटेगरीज बना रखी हैं। क्लियर होगी बात? रास्ता बिल्कुल साफ है? ठीक है। द मीटिंग्स ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन। अब जो भी इस जो भी इसके किसके सीबीडी की पार्टीज हैं, मतलब जो जो कंट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं, उनको अब हम क्या बोलेंगे? अब हम उनको पार्टीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम उनको? पार्टी। पार्टीज। ठीक है, ओके। इनकी मीटिंग को हम क्या बोलते हैं? मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द कन्वेंशन आर नोन एज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नहीं देख, इन्होंने खुद करा ना, मतलब डिफिकल्ट बनाया ना है। मीटिंग की बात चल रही थी, मीटिंग लिख दो। पार्टीज की है, कंट्रीज लिख दो। कहा है ना, ये तो अलग से टर्म इंट्रोड्यूस करने लग रहे हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी COP, विद द फर्स्ट COP हेल्ड इन नसाओ विच इज इन बहामास 1994। सर बात तो सही है, 1992 में पहली बार बनी थी 5 जून को, 1993 में एक्शन में आ गई थी, और 1994 में पहली मीटिंग हुई किस सर किसकी? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज की। क्या यहां तक बात समझ आ गई? यस सर। एंड द मोस्ट रिसेंट वन विच इज कोप 16। कोप 16 क्या है सर? कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑफ पार्टीज। पार्टीज 16 इन 2004, कैली विच इज लोकेटेड इन कोलंबिया। सर कोलंबिया के अंदर एक और सिटी लोकेटेड थी, वो कौन सी थी? कार्टेजिना। 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 हम चीज़ों को सर कनेक्ट कर लेंगे, और हम चीज़ों को सर साथ साथ लर्न कर लेंगे। दोबारा वीडियो देखने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। क्लियर होगी बात? बात क्लियर होगी या नहीं होगी? ठीक है, वो बात को इसलिए दिमाग में बैठा रहा हूँ क्योंकि फिर थोड़ी देर में ना और आ जाएंगी। ठीक है, और पहले वाली क्या है, गायब हो जाएगी। तो याद रखना उस चीज़ को। क्लियर? ठीक है, फिर आ जाते हैं हम वर्ल्ड समिट। समिट क्या था सर? सर मीटिंग। समिट ऑन सस्टेनेबल। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट का नाम हमको भी पता है, उसका नाम है एजेंडा 21। एजेंडा 21।
याद है सर हमें? वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ पर हुई थी? योहानिसबर्ग में हुई थी। सर जे लिख रखा है, योहानिसबर्ग में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर है सर? साउथ अफ्रीका में। सर साउथ अफ्रीका की ना 3 कैपिटल है और हमें तीनों को पता है। सर एक तो इस बात नहीं है। दूसरी कंट्री है। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल, एक जुडिशियल कैपिटल, एक लेजिस्लेचर, एक एडमिन। केप टाउन इज वन। ओके, 2 और, एक एक सर एक प्रिटोरिया है, प्रिटोरिया, एक ब्लोइंग फोर्टिन है ना? एक ब्लोइंग फोर्टिन है, एक प्रिटोरिया है, एक केप टाउन है, ऐसे करके 3 कैपिटल है। सर क्यों बता रहे हो? बस पता है तो बता देते हैं। ठीक है, योहानिसबर्ग में साउथ अफ्रीका में हुई थी। कब हुई थी? 2002 में। तो अब हमको क्या याद रखना है सर, वो बता दो सिर्फ। वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई थी योहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी, 2002 में हुई थी। क्या ये बात याद रह जाएगी? सर कर क्यों रही हैं ये मीटिंग? अभी तो हुई थी रिसेंटली 1992 में। तो भाई उसको रिव्यू भी तो करना पड़ेगा कि ठीक से मीटिंग काम कर रही है नहीं कर रही है। कभी सीओपी वाले चाय पी के भाग रहे हो वापस, कुछ डिसाइड नहीं हो रहा। अच्छे से सब कुछ डिसाइड करना है तो 1992 के रियो समिट को, इसको क्या हम रियो समिट भी बोल सकते हैं? यस बोल सकते हैं। यस सर। क्या हम इसको अर्थ समिट बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। लेकिन सर इसका असली नाम तो वही रहेगा जो था, जो है सीबीट। अलबेला मत नैनो वाला। हाँ, उसकी दीवानी ब्रिज की है सर बात। एबीएस। ए भी है कुछ कुछ, अब वो कुछ भी बोलते हैं ना सर। कॉफी पी के आपके नशे हो गए, हम कुछ भी सर बोलते क्या हैं। सर, क्वेश्चन क्या अर्थ है? समिट का एक्चुअल नेम? सर कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। डेवलप। डेवलपमेंट, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, यस। ओके, एंड एन अटेम्प्ट टू क्रिएट न्यू ग्लोबल डीन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सर समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइम एसए में इससे रिलेटेड कुछ आएगा तो हम यूटिलाइज कर लेंगे, हम कसम खाते हैं। ठीक है, हो गया। सीबीटी से रिलेटेड किसी को कोई क्वेश्चन याद हुई हैं? चीजें नहीं हुई हैं पहले ये बता दो। हुई है सर। ठीक है, झूठे ही यहाँ भर दिया करो, चल जाएगा काम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इंडिया में क्या चल रहा है? इंडिया में इंडिया बना रहा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सर सुना सुना सा नाम लग रहा। ठीक है, बातचीत करते हैं, सुना सुना नहीं लगेगा। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। अब ये एक और नई कॉन्फ्रेंस आ गई, ये क्या बला है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट, ये हुई थी स्टॉकहोम विच इज इन स्वीडन ड्यूरिंग 1972। हेलो, 1972 में कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था? कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरमेंट। ओके यहां तक ठीक है। द यूएनईपी वॉज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। क्या तुमने नाम सुना एग्जाम पेपर्स में? यूएनईपी। तो यूएनईपी आया कहां से? यूएनईपी आया इस कॉन्फ्रेंस की वजह से। तो एक यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस होती है ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम स्वीडन इन 1972। इस कॉन्फ्रेंस में से निकलकर आता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। ओके सर, इट वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस। उस टाइम पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा श्रीमती गांधी। इंदिरा गांधी। इंदिरा, देखो तुम्हारी बुआ लगती है वो इंदिरा गांधी। श्रीमती कुछ मिसेस कुछ तो जोड़ो भाई। है वो इंटरव्यूअर पूछेगा किसी के बारे में। है एक रील देखी थी मैंने, वो रील में वो इंटरव्यू खत्म हुआ तो दैट एस्पिरेंट वाज लाइक कि दैट स्टूडेंट वाज लाइक कि ओके इट वाज नाइट मीटिंग यू गाइस। ठीक है, तो इंटरव्यू पैनल ऐसा बोले भाई हम तेरे गाइस लगते हैं क्या, ये बता दो। हाँ सर, हम थोड़ी देर यार है। हाँ, तो दैट इज द थिंग, टेक इट लाइटली। ठीक है, पता लाइटली लेने को क्यों कह रहा हूँ? लाइटली लेने को इसलिए कह रहा हूँ कि जितना ज़्यादा स्माइल करोगे लेकिन फोकस को मेंटेन रखोगे ना, ट्रस्ट में ये ब्रेन तुम्हारी है ना एक एक इंफॉर्मेशन को कैप्चर करता चला जाएगा। तुम स्ट्रेस हो जाओगे ना, ये नहीं ले एक वर्ड भी तुम्हारे 1972 का ये नहीं 1642 बना देना तो बता देना मुझे।
स्ट्रेस में। ठीक है, अभी करना है चिल। सर 1971 में वॉर हो गया, 1972 में हमें ह्यूमन एनवायरनमेंट की कॉन्फ्रेंस में जाके बैठ गए, हमने वहां पे सेमिनल स्पीच दे दी कॉन्फ्रेंस में, फॉरवर्ड द कनेक्शन बिटवीन द इकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फॉरवर्ड। सर ये लाइन क्यों लिख रखी है? हमको ऐसा लग रहा है ये लाइन आपने ऐसे की वजह से लिख रखी है, बिल्कुल उसी की वजह से लिख रखी है। ठीक है, इंदिरा गांधी की जो स्पीच थी, ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी की जो स्पीच थी, आवर लेट प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या बताया? कनेक्शन बिटवीन द इकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। हाँ हाँ सर, बात कनेक्ट हो रही है। गरीबी हटाओ के आंदोलन भी उसी टाइम का सिस्टम था। ठीक है ठीक है ठीक है सर, ये गरीबी हटाओ वाली बात है ना, ये हम 5 ईयर प्लान्स में करेंगे। आ रही है बात समझ में? हाँ ठीक है, आराम से। 2002 में एक रिपोर्ट आती है विच इज नोन एज स्टॉकहोम प्लस 50। एक सेकेंड, 1972 में 50 जोड़ो, 2022 हो गया नहीं हो गया? अभी तुम प्लस कर रहे हो कि इसके नीचे 50 लिख दूं, 2 का 2 आ गया, 7 का 2 आ गया, ये 20 हो जाएगा। हाँ सर, बात तो सही कह रहे हो। ठीक है, तो 2022 में एक रिपोर्ट आई स्टॉकहोम 50, और उधर पेपर में क्वेश्चन आएगा स्टॉकहोम प्लस 50 नाम की रिपोर्ट किस चीज से रिलेटेड है? हमको पता है, इट इज रिलेटेड टू यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ठीक है, क्योंकि 1972 के बाद ये रिपोर्ट इसको उसको करने, रिपोर्ट का नाम क्या था? अनलॉकिंग अ बेटर फ्यूचर। अच्छा एक बात बताओ, 1992 में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग को रिव्यू करने के लिए 2002 में क्या हुआ था? सर वर्ल्ड समिट। नहीं सर, WSSD। हाँ, WSSD, वर्ल्ड समिट फॉर वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट ऑन डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी गुड, कहाँ पर हुई थी? जोहानिसबर्ग में हुई थी। जोहान्सबर्ग, साउथ ठीक है, अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में हुई थी। ठीक है, पब्लिश एंड साइटिंग दिस एंड दैट। ठीक है, मेड फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन 19 गिविंग रिकमेंडेशंस फॉर द फ्यूचर, दे लो रिकमेंडेशन। सर क्यों बताया? टॉपिक तो कुछ और था, ये तो बात नहीं जमी। यहाँ तो बात 1972 की चल रही है और यहाँ 2022 की चलने लग रही है, बात तो नहीं बन रही। टॉपिक अपना 1986 है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नजर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 19, ये देखो यहाँ पर कौन गया हुआ है, कुछ तो साइन करके आएंगे, उसको अपनी कंट्री में आके क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। बिना इम्प्लीमेंट कोई बात बनेगी? हाँ नो। हाँ, जोर से बोलो, नहीं बनेगी। 1986 के अंदर थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, इस ईपीए को लेकर आए हम। नाउ ईपीए इज इंपॉर्टेंट बाबा। इट वॉज एनेक्टेड इन मे 1986, फोर्स में आई, 26 सेक्शंस हैं, 4 चैप्टर्स हैं, वाइडली कंसिडर इंपॉर्टेंट एज अ रिस्पॉन्स टू द भोपाल गैस लीक। ठीक है, फैक्ट्री कौन सी थी? इंडस्ट्री कौन सी थी? इंडस्ट्री का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड। हैं, बड़ी बातचीत इंडस्ट्री के लोगों से। हाँ बता। कोई केमिकल इंडस्ट्रीज थी। हाँ, यूनियन उसने नाम कार्बाइड। बता दिया, अभी तूने सुना यूनियन नहीं, कार्बाइड। जीना भी धीरे धीरे बोल गई। यूनियन कार्बाइड, इट वाज अ पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, राइट? कौन सी थी? पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, ऐसे करके कुछ था ना? ठीक है, यस। उसमें से एक गैस लीक हो गई थी इस फैक्ट्री में से। मिथाइल कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC। मिथाइल आइसोसाइनाइड, साइनाइड। मिक गैस, हाईली पॉइजनस, हाईली पॉइजनस गैस। रात को लीक हो जाती है, उसके बाद सुबह भोपाल में लोगों की डेथ हुई मिलती है। ओके, इतना बड़ा एनवायरनमेंट का डिजास्टर हो गया, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, 1986 में हम ये लेकर आ गए। कुछ को लगता है कि ईपीए 1986 इसकी वजह से भी आया, बट देर इज अनदर रीजन। द एक्ट वाज पास्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द आर्टिकल 253। सर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, बिल्कुल है। अंडर आर्टिकल 253 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाता है टू अनेक्ट लॉज टू गिव इफेक्ट टू द इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइंड बाय द कंट्री। ठीक है सर, जो मतलब हमारी कंट्री का कोई भी पर्सन, मतलब ऐसा नहीं कि तुम चले गए कल जाके, नहीं ठीक है ताजमहल की डील डन, कल भिजवा देंगे।
ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर वगैरह प्रेसिडेंट जो भी हैं, मोस्टली इट इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वो जाते हैं, दे साइन इट, एंड जब वो वापस आते हैं दे हैव टू बी इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री। उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वी हैव दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, आर्टिकल 253, 253। Okay. The purpose of this act is to implement the decisions of the United Nations Conference on Human Development 1972। क्या तुम्हें बात क्लियर होगी वो क्यों दे रखा ऊपर? अगर हमको EPA 1986 पढ़ना है तो पहले ये समझना था कि 1972 में एक कन्वेंशन होती है, उस कन्वेंशन का नाम है कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, और वो स्वीडन में होती है, और इस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड है ये रिपोर्ट। ठीक है, इस कॉन्फ्रेंस को इंप्लीमेंट करने, इस कॉन्फ्रेंस के साइन को इंप्लीमेंट करने के लिए अंडर आर्टिकल 253 इंडिया यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, एक एक्ट पास करती है, विच इज द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। क्लियर होगी बात? हो जानी चाहिए भाई। Yes, Yes, sir. sir. फिर ठीक है, ऐसे तरीके से पढ़ो तुम्हारा डीएनए चेंज हो जाए। ठीक है, ओके। आर्टिकल 48A एंड 51A, ये तो कौन सा आर्टिकल है? दिस इज द DPSP एंड दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी। Duties. Duty. ठीक है, इन दोनों में एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करने की बात दे रखी है। वेरी गुड, ये हमें याद रह जाएगा। सर ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। EPA एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को टू एस्टेब्लिश अथॉरिटीज चार्ज विद द मैंडेट ऑफ प्रिवेंटिंग एनवायरमेंट पोल्यूशन। कौन बनाएगा अथॉरिटीज को? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। Central पावर government. कहां से मिलेगी? EPA से मिलेगी। सर हम नहीं घबराएं, आराम से। ठीक है, क्या है? आराम से, कोई 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 जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से। EPA एम्पावर करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी अथॉरिटीज बनाएगा जिसका मैंडेट, मैंडेट यानी उसका फंक्शन क्या होगा? एनवायरमेंटल पोल्यूशन को प्रिवेंट करना इन ऑल इट्स फॉर्म, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करना। सर समझ में आ गया? सर EPA ऑल्सो एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू डू दिस 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 दिस। सर यहाँ पर सारी अच्छी बातें लिखी मिलेंगी, इसको हम हैंडल कर लेंगे सर प्रीलिम्स में। एक पढ़ लेते हैं, प्लान एंड एग्जीक्यूट नेशन वाइड प्रोग्राम, lay down standards for quality of environment, central government as per the act has the power to direct closure। सर ये वाली इंपॉर्टेंट लग रही है, आराम से पढ़ ले, क्या पढ़ लो, अंडरलाइन भी कर दे, ध्यान दो इस पे, सबका ध्यान इस पर लेकर आ जाओ। अद्भुत अदम्य साहस की शाहें ये की आशा, तुम हो मानवता की आशा आज से। ठीक है, तुम पे टिका हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द एक्ट हैज द पावर टू डायरेक्ट क्लोजर, प्रोहिबिशन, रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री ऑपरेशन और प्रोसेस, द स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और वाटर और एनी अदर सर्विस। वो इन चीजों को रोक भी सकते हैं, फैक्ट्री को बंद कर देंगे, प्रोहिबिट कर देंगे, रेगुलेट कर देंगे। इस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए द पावर इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। यस और नो? Yes. वहां पर प्रीलिम्स ये नहीं सोच रहा ऐसे कैसे पानी की सप्लाई काट सकते हैं, बिल तो भरा है, काट सकते हैं अंडर EPA। ओके रिपोर्ट, चले आगे। ठीक है, मुझे बताओ चीज याद हो रही है, नहीं हो रही? नहीं, अगर देखो याद नहीं हो रही तो ऐसे बता के और फिर तुम्हें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मैं सजेस्ट करता हूं एक बार पढ़ो चिल करके, ठीक है, पेपर में आइडेंटिफाई हो जाएगा। सर EPA पढ़ लिया 1986, सर ईयर भी याद हो गया। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आ गया। अब कौन सा एक्ट आ गया? अभी एयर को प्रोटेक्ट करना है। एयर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1981 में। क्यों आया था? सर एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए आएगा, कैसी बात कर रहे हो? लेकिन सर इसको अमेंड कर दिया था 1987 में। अच्छा, अमेंड कर दिया था, चलो ठीक है। फर्स्ट अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉम्बैट एयर पोल्यूशन, ये पहला अटेम्प्ट था, इतना लेट, समझ रहे हो? 1981 में जाके इंडिया की आंख खोलती है, अच्छा एयर पोल्यूशन भी नाम की कोई चीज है।
निखिल कामत के पॉडकास्ट से लोग उठ के जा रहे हैं कि तुम्हारे इंडिया में पोल्यूशन हो रखा है, एयर पोल्यूशन। ठीक है, तुम ये, हाँ, किसको किसको पता है ये बात है? ओके, गुड, फाइन, ओके। आगे आगे देखते हैं। 1987 में इसको अमेंड कर दिया। सर ये अमेंडमेंट क्यों लेकर आए? एयर पोल्यूशन में क्या अमेंड करेंगे? अमेंड ये करेंगे, एयर पोल्यूटेंट की जो डेफिनेशन थी इस एक्ट के अंदर, मीन सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके अंदर हमने नॉइस को डाल दिया। सर एयर के अंदर नॉइस पोल्यूशन, हाँ जी, 1987 अमेंडमेंट के थ्रू हमने एयर पोल्यूशन के अंदर नॉइस पोल्यूशन ऐड कर दिया। अच्छा, इस पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? क्योंकि नॉर्मली अगर इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ना तो लॉजिक बैठेगा नहीं, है ना? ऐसा लगेगा ना एयर अलग है और ध्वनि अलग है कि नहीं? प्रीलिम्स में सिर्फ उन चीजों पे ध्यान देना है जो थोड़ी अलग है, जो नॉर्मल है उनको तुम हैंडल कर लोगे, हाँ या ना? Yes, sir. अगर शांत दिमाग रहा तो ओके, दिस ठीक है, ओके। एयर पोल्यूशन को रोकेंगे कैसे? क्वेश्चन इज दिस, हाउ टू स्टॉप एयर पोल्यूशन? दिस इज द क्वेश्चन। द आंसर इज वेरी सिंपल, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर और कैटालिटिक कन्वर्टर्स। यस दास? सर वो एयर नॉइस के अंदर एयर पोल्यूशन कैसे है, वो एक बार रिपीट कर देंगे सर, थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल। एक नहीं, एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन में हमने नॉइस पोल्यूशन को इंक्लूड कर दिया। ओके, एयर पोल्यूटेंट्स की जो डेफिनेशन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एयर पोल्यूशन, डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। तो उस डेफिनेशन में हमने डाल दिया सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर हमने बोल दिया नॉइस भी अगर एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा हो गई तो भी एयर पोल्यूशन के अंडर आ जाओगे। ठीक है? नहीं, इसके लिए अलग से एक्ट बनाते अच्छा थोड़ा ना लगेंगे। हाँ, इसको भी डाल दो उसी के अंदर, बात तो बराबर है क्या नहीं है? ठीक है, हो गया। सर एयर पोल्यूशन को रोकेंगे कैसे, ये आप बता चुके हो, ये तीन चीज आपने बताई थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, स्क्रबर और कैटालिटिक कन्वर्टर। याद करने जरूरी है। यस, अभी तक हम एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। ओ बाबा, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं अभी तक हम, तो थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड को देख लो, कुछ प्रेसिपिटेटर कहां पर यूज होता है? सर इट इज यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। क्या करेगा सर? ये जो पर्टिकुलेट मैटर होते हैं ना, ठीक है, जो अलग अलग गैसेस से निकलते हैं, फ्लू गैसेस से थर्मल पावर प्लांट से निकलती हैं, ठीक है, उनको रिलीज होने से पहले उसके अंदर से पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देते हैं। सर ये सुना है, ये पीएम, सर ये PM10 सुना है, सर PM2.5 सुना है, सर PM1 भी सुना है। ठीक है, ये माइक्रोन साइज है पार्टिकल का, उसके डायमीटर है, मान लो ये 10 माइक्रोन का साइज है, तो इस पार्टिकल को बोलेंगे PM10। तो अगर PM10 इतना है, PM2.5 इतना है, PM1 इतना है, अच्छा बताओ तो ब्लड स्ट्रीम में कौन सा एंट्री ले लेगा? सर Sir, PM1. PM1 चला, 10 PM नहीं PM10 तो बड़ा हो गया ना, ब्लड स्ट्रीम में कैसे घुसेगा यार? 2.5 इसे सर, PM 2.5 नोज में से जाएगा कैसे? 1. कौन सा जाएगा? 2.5 1 चला जाएगा, लंग्स के थ्रू चला जाएगा, लंग्स के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, हो गया, आ गया, हो गया, ब्लड में चला गया। ठीक है, जा सकता है, बात आ गई समझ में? आगे बताता हूँ ना, अभी तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तो हूँ यार, तो अभी तक हम हैं। इट वर्क्स बाय यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस टू कैप्चर एंड कलेक्ट द डस्ट। ठीक है सर, ये चिमनी होगी, यहाँ पर ये फिट कर दिया, यहाँ से धुआं निकलेगा, ये इसको कैप्चर कर लेगा और धुएं में से PM- हो जाएगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। सर ये स्क्रबर क्या है? स्क्रबर भी एक पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है। क्या काम आता है? टू रिमूव गैसियस पोल्यूटेंट्स सच है सर सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कंट्रोल करने का। सर ये स्क्रबर हमको बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, क्यों सर ऐसा लग रहा है कि स्क्रबर ना एसिड रेन होने से रोक सकता है? क्योंकि सर एसिड रेन के ये दो मेन कंपोनेंट्स हैं,
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड, है या नहीं है? Yes, sir. बस फिर से रिवाइज हो गया। बिना उम्मीद के लोगों आगे सुनो। पर्टिकुलेट मैटर, चेहरे पे रखो खुशी, ठीक है, कि ठीक है आराम से सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग रही हैं। थोड़ा सा दो अपने आप को शाबाशी कि पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। सर पे बांध लो कफन और आगे बढ़ो। हाँ चलो। पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम इंडस्ट्रियल एमिशंस, पर्टिकुलर इन थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है कर लेंगे। इट वर्क्स बाय ब्रिंगिंग द पोल्यूटेड गैस इन कॉन्टैक्ट विद द लिक्विड। सर ये कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज कर रहा था, ठीक है। सर ये कुछ लिक्विड का यूज कर रहा है, यूजुअली वाटर और एन एल्कलाइन सॉल्यूशन टू ऑब्जॉर्व एंड न्यूट्रलाइज दी पोल्यूटेंट्स, ठीक है। सर ये वाटर का यूज करता है, SO2 और NO को वाटर मिक्स कर लेता है, वाटर को बाहर कर देते हैं ताकि वो एयर में ना जा सके। सर इससे तो लेकिन वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, वाटर को ट्रीट कर देंगे, इतना वो मत करो। कैटालिटिक कन्वर्टर्स कौन से? कैटालिटिक कन्वर्टर्स। सर कैटालिटिक कन्वर्टर्स सर है ना थोड़ा सा महंगा सा कुछ लग रहा है। दे आर एक्सपेंसिव मेटल्स नेमली प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम एज द कैटलिस्ट आर फिटेड इनटू व्हाट? सर ऑटोमोबाइल्स। क्या होते हैं ऑटोमोबाइल्स? कार होते हैं सर। कार होते, वेरी गुड। मोटर नहीं मतलब व्हीकल्स। आसान क्वेश्चन भी तो पूछूंगा, ऐसा मतलब कि हार्ड पेपर थोड़ी ना सेट कर रखा है। और ये आसान क्वेश्चन था, ऑटोमोबाइल्स इज इक्वल टू कार्स फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस, पॉइजनस होते हैं। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स के अंदर क्या यूज होता है? एक्सपेंसिव मेटल्स लाइक प्लेटिनम, पैलेडियम, रोडियम यूज होते हैं। क्वेश्चन आ गया, कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड in preventing air pollution, which of the following metals are used? ये तीन नाम सामने आएंगे, तुम सोचोगे सर पैलेडियम तो लग रहा था, रोडियम भी लग रहा था, सर प्लेटिनम तो ये कोई ये नक्षत्र वगैरह ज्वेलरी वगैरह में सुना था, तो हम इसको टिक नहीं कर के आए, ठीक है। ये कौन से ज्वेलर्स हैं? कौन से ज्वेलर्स है भाई? रोकड़े। अरे है ना, पार्टलैंड नहीं सर। है, अरे ज्वेलर, PC ज्वेलर्स। इसी से। हाँ मजाक जिसका बनाना है उसका देखते हैं ना। PC ज्वेलर्स, ठीक है, जहां देखो PC ज्वेलर्स, ठीक है। तुमको ये चीज यहां तक क्लियर होगी? ठीक है। Yes, sir. टेक अ डीप ब्रेथ सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। आराम से जस्ट रिलैक्स योर बॉडी, ध्यान। विनर, टेक अ Yes, डीप sir. ब्रेथ एंड अंडरस्टैंड कि वी हैव कंप्लीटेड टिल हियर, एंड इसके आगे जो हमारे PDF में आएगा वही हमारा एकमात्र गोल है। Understanding that you have one task at a time to be completed with 100% energy. This concept is nothing but meditation. Meditation का opposite होता है a confused state, a mind which tries to achieve number of tasks at one particular point of time, finally gaining nothing out of it. Okay, ठीक है। अभी एयर पोल्यूशन को और कंट्रोल करेंगे, जो ये क्या लिख पोल्यूशन को, एयर पोल्यूशन को भी और कंट्रोल करेंगे। कैसे कंट्रोल करेंगे? थ्रू द भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स। सर इसमें भारत वर्ड आ रहा है, सर ये इंडिया से रिलेटेड है जी, इंडिया से रिलेटेड है। कौन से स्टैंडर्ड्स? एमिशन स्टैंडर्ड। सर ये एमिशन कार्स वगैरह में से निकलते होंगे, बिल्कुल निकलते। सर कार के पोल्यूशन को रोकने के लिए हमको पता है क्या करते हैं, क्या करते हैं, क्या यूज करते हैं? कैटालिटिक कन्वर्टर्स। कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स हैं क्या? स्टैंडर्ड्स यानी लिमिट्स, रूल्स। एमिशन स्टैंडर्ड्स एयर पोल्यूशन के रूल्स, किसके? इंडिया के। स्टेज मतलब लेवल्स। इंडिया। क्लियर हो गया? सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कौन से होंगे? फर्स्ट वाला स्ट्रिक्ट होगा या सिक्स्थ वाला स्ट्रिक्ट होगा? 6th से। सिक्स्थ वाला। सर, sixth। अभी कौन सा चल रहा है? सर अभी भारत स्टेज 6। Six। सर हमने लिखा हुआ देखा है, गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है BS6। यस सर। No. BS6, ठीक है सर, समझ में आ गया। भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स आर एमिशन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है सर? इट रेगुलेट द आउटपुट ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स। क्या करता है? रेगुलेट करता है कितना एयर पोल्यूशन होगा या नहीं होगा।
फ्रॉम द कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स एंड स्पार्क इग्निशन इंजन्स। अलग अलग टाइप के इंजन्स होते हैं, नंबर 1 नंबर 2, दोनों में काम करते हैं, इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल्स। द स्टैंडर्ड्स एंड द टाइमलाइन फॉर द इंप्लीमेंटेशन आर सेट बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल। सर ये इंपॉर्टेंट सा लग रहा है कुछ। सर भारत स्टेज के जो भी स्टैंडर्ड्स होंगे उनका स्टैंडर्ड क्या होगा, कब वो इंप्लीमेंट होंगे, उनकी टाइमलाइन फॉर इंप्लीमेंटेशन, सर इसको सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है। और सर ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आता है। क्लियर होगी बात? सर ऐसा एक क्वेश्चन भी आया था कि Yes, sir. या इसको बिल्कुल BS6 का एक क्वेश्चन आ रखा है पहले, ठीक है ना, तुम घबरा मत इस चीज में, ठीक है। मिल के ना मतलब 70-80 क्वेश्चन ढूंढ लेंगे हम आराम से, कि ये आएगा ये आएगा ये आएगा ये आएगा, ठीक है। बात को अपने तक सीमित रखो। जय महाकाल, आगे बढ़ो। स्टैंडर्ड्स और टाइमलाइन फॉर इंप्लीमेंटेशन कौन डिसाइड करेगा? सर CPCB डिसाइड करेगा। सर CPCB किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर Environment, आता है, forest, MOEFCC ठीक है, मोइफ के अंदर आता MOE है, ओके। In 2002, the Indian government accepted the report submitted by the माशेलकर कमेटी। 2002, ये लगभग 2000 से शुरू हो गए थे BS1 से, अभी कौन से चल रहे हैं? BS6 चल रहे हैं। BSc, सर स्टैंडर्ड्स हाई हो चुके हैं अपने, बिल्कुल हो चुके हैं। सर बीच में एक कमेटी आई थी जो इन स्टैंडर्ड से रिलेटेड थी, उस कमेटी का नाम था सर माशेलकर कमेटी, ठीक है, माशाल्लाह। आगे बढ़ो। The committee proposed a roadmap for the rollout of the Euro-based emission norms for India। ठीक है, मतलब यूरोप के अंदर पहले से ही कुछ एमिशन नॉर्म्स हैं, उन नॉर्म्स को हम कॉपी करें, इंडिया के अकॉर्डिंग बनाएं और हम लेकर आ जाएं भारत स्टेज नॉर्म्स। क्लियर होगी बात? बस डन, यही था। बता क्या है एयर पोल्यूशन? यस दास। सर वो जो दो टाइप की इंजन है ना, कंप्रेशन इग्निशन इंजन और हम्म स्पार्क इंजन इंजन, हम्म उसे फर्स्ट वाला के एग्जांपल दे सकते हैं आप? कंप्रेशन वो एक इग्निशन इंजन एग्जाम्पल मतलब कैसा एग्जाम्पल? अरे मतलब बीटेक वालों से पूछो भाई, कहाँ से तुमको इंजन की जानकारी दूंगा, हैं? नहीं नहीं सर, मतलब जैसे मोस्ट ऑफ द कार्स में स्पार्क प्लग होते हैं तो वैसे देख, अपने को तो यहाँ दो चीजें पता है, ठीक है, पेट्रोल की पेट्रोल गाड़ी है, डीजल की डीजल गाड़ी है, ईवी अभी है। CNG इंट्रोड्यूस हो गई, ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक कार्स आ गई। बीइंग वेरी ट्रूथफुल, ना तो इसके बारे में पढ़ने की इच्छा है, ठीक है, ना मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है, और मैं बताना भी नहीं चाहता, ठीक है। बीटेक किसी ने कर रखी है यहाँ पे? अभी कोई हाँ नहीं सर yes sir, मेरी ही है सर, है? मेरा ही बीटेक है सर। तो इसलिए क्वेश्चन आ रहा है। जल्दी बता दो तो, जल्दी ज्ञान को हमारे में, ये क्या प्रोफेसर तू सारा ज्ञान अपने पास रख ले ला, ज्ञान बांटने का ऐसे, ठीक है। बताओ क्या आएगा? कंप्रेशन इग्निशन इंजन स्पार्क, स्पार्क प्लग वाला तो गाड़ी में होता है, ये तो इतना तो पता है कि स्पार्क प्लग गाड़ी बंद हो जाती है ना, इफ अ कार यू आर गोइंग समवेयर एंड द कार स्टॉप्स, ठीक है, आई कैन हैंडल दैट पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है, और कार का अगर टायर में प्रॉब्लम आ जाए तो आई कैन चेंज दैट, दीज टू थिंग्स आई कैन डू विद द कार, ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। हाँ डिफरेंस वगैरह का नहीं पता, मैं स्किप कर दूं या मतलब अभी है क्लास, क्या करें मतलब आगे बढ़ जाऊं भाई, क्या है? yes sir, आगे बढ़ेंगे सर। हाँ तो ये स्पार्क पेट्रोल इंजन में होता है, ठीक है, गुड, स्पार्क पेट्रोल इंजन में होता है। now DK was some very, DK अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन मैं तुझे याद करूंगा, ठीक है, ओके। स्पार्क पेट्रोल, ठीक है, समझ में आ गया। 2002 की कमेटी का नाम याद हो गया, इस पार्ट को मैं काट दूंगा, खाली तुम खुश हो रहे, ठीक है, हो गया, ओके। नाउ दैट वी हैव कंप्लीटेड द एयर पोल्यूशन, नाउ वी हैव कंप्लीटेड द एयर एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन, ठीक है। तो एयर के बाद हम आते हैं वाटर पोल्यूशन पे। ऐसा बहुत मन करेगा, क्या करेगा? मन, हाँ, मन, वो है ना, वो शुक्नी बोलता है
रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मन भूमि में खेला जाता है। ठीक है, तो मन भूमि में पता क्या होगा, जब मन भूमि में तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी ना, हैं, और तुम्हें सब कुछ रिलेटेड लगने लगेगा, तुम पता क्या सोचोगे, ठीक है मैं और करने लग जाता हूँ, और करने लग जाता हूँ, और तुम ये भूल जाते हो पीछे वाला गायब हो जाएगा। ठीक है, जबकि यूपीएससी में क्या करना है, ये लिमिटेड पोर्शन करना है, और इस लिमिटेड पोर्शन को ऐसे कंसोलिडेट करके हमें इसको वापस से क्या करना है, हमें इसको रिवाइज करना है। क्लियर होगी यहां तक बात है? रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द, की। ठीक है। वाटर पोल्यूशन पे आ जाते हैं। वाटर पोल्यूशन 1974 का था सर। ईपीए कब का था? 1986 का। सर एयर वाला कौन कब का था? 1981 का। वन। वाटर कब का है? 74। सर ये तो स्टॉकहोम के दूसरे साल में ही हो गया था। बिल्कुल हो गया था। The act provides for the prevention of and control of water pollution and for the maintaining and restoring of the wholesome of the water। ठीक है, ओरिजिनली एक्ट 25 स्टेट्स में एप्लीकेबल था, 2 बार अमेंड हो चुका है, 1988 एंड 2003। रेगुलेटरी बॉडीज कौन सी हैं? सीपीसीबी एंड स्टेट पोल्यूशन। एक सेकंड रुक जाओ सर, यहां पर भी आप इसकी बात कर रहे थे, एयर पोल्यूशन में आप सीपीसीबी की बात हुई थी या नहीं हुई थी? यस सर। ठीक है, Yes, sir. वाटर पोल्यूशन में भी सीपीसीबी की बात हो रही है और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की भी बात हो रही है। चलो सर बताना आगे इसका क्या रिलेशन है, यहाँ पे क्यों इतना फोकस दे रहे हो? अप्रूवल कहां से मिलेगा? मैंडेट अप्रूवल किसको चाहिए? मैंडेटरी फॉर द इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू गेट अ परमिशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव स्टेट बोर्ड्स बिफोर सेटिंग अप फैक्ट्रीज। स्टेट के अंदर किसी को इंडस्ट्रियल यूनिट लगानी है तो उसको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन की जरूरत है। यस और नो? क्या पता आपका वेस्ट मटेरियल पानी में जा रहा हो, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चेक करेगा, अगर जा रहा होगा तो वो चुपचाप पैसे लेके चुप बैठ जाएंगे। ठीक है, बट हम ये ओपनली करप्शन के चार्जेस नहीं लगाएंगे, विच इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज समथिंग प्रेजुडिस। मेरा भारत बदल रहा है, आगे बढ़ो। द पार्लियामेंट रिसेंटली पास द वाटर प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट 2024। सर ये इंपॉर्टेंट लग रहा है फिर। सर स्टैटिक सिलेबस, ध्यान से सुनना सर, जहां पर स्टैटिक सिलेबस करंट अफेयर से मैच हो जाएगा वो एरिया इंपॉर्टेंट है। सर ये वाटर पोल्यूशन एक्ट है 74, ये अमेंडमेंट है 2024। सर इस अमेंडमेंट को पढ़ लें एक बार डिटेल में, थोड़ा सा पढ़ें क्या? अब हमारे जीवन में इस अमेंडमेंट के अलावा और कोई काम नहीं है, भूल जाओ सब कुछ। ठीक है, कब हुआ था? अमेंडमेंट एक्ट आया 2024 में। किस चीज को अमेंड करा? अरे वाटर 1974 के पोल्यूशन एक्ट को अमेंड कंट्रोल करेगा। बोर्ड। It specify the central government in consultation with CPCB, in consultation with, may exempt certain categories of industrial plants for obtaining such consent। ठीक है, मैंडेटरी है कंसेंट लेना, यस सर। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सीपीसीबी के कंसल्टेशन के बाद कुछ कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स को क्या कर सकती है? सर एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। आ गया सर समझ? सर एग्जामिनर यहां पर है ना, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लिखने की सोचेगा, हम इसका ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि उसको मैंडेटरी परमिशन किससे लेनी थी? सर स्टेट बोर्ड से। तो हमको भी थोड़ा बहुत ऐसा लगेगा कि यहां पर तो स्टेट बोर्ड ही आना चाहिए था, बट यहां पर क्या है? सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। क्या यहां तक बात क्लियर है सभी के? ठीक है, वेरी गुड। It adds that the central government may issue guidelines for grant refusal cancellation of the consent granted by अरे दादा, एसपीसीबी ने अगर मैंडेटरी परमिशन दे भी दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इशू कर सकता है गाइडलाइंस, ग्रांट रेफ्यूजल और कैंसलेशन ऑफ दैट कंसेंट। बात आ रही है समझ में? पावर किधर जाने लग रही है? द पावर इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट से वो वाला पार्ट ले लिया है। ठीक है, एक्ट डीक्रिमिनलाइजेस। डीक्रिमिनलाइज का मतलब होता है जब इस आप एक्ट के अंदर कोई भी गलती कर रहे थे ना तो आपको सजा हो रही थी जेल, सीधा डायरेक्ट जेल। ठीक है, लेकिन
अब इस अमेंडमेंट ने क्या कर दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया। इसका मतलब जेल जाने वाले प्रोविजंस को गायब, ठीक है, कर दिया। सेवरल इंस्टेड इम्पोज, ऐसे बोला 10,000 दे देना है 15 लाख दे देना, या तो 10,000 का फाइन हो जाएगा या 15 लाख का फाइन हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। जिसने 200 करोड़ की इंडस्ट्री लगाई है उसे तुम 10,000 मांग रहे हो, मतलब भाई सच बेइज्जती। ठीक है, ओके। Act specifies that the head of the department will be required to pay penalty equal to 1 month of their basic salary if the department violates any provision of the act. किसके ऊपर ला दिया, अगर ये एक्ट वोलेट होता है, अगर ये एक्ट वोलेट होता है तो क्या होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पेनल्टी को पे करेगा। कितनी पेनल्टी पे करेगा, इक्वल टू 1 मंथ ऑफ देयर बेसिक सैलरी। चलो बेसिक है, टीडी वो सब हटा बटा ना, बेसिक बेसिक तो भरी जाए, नो इश्यू। अगर डिपार्टमेंट ने इस एक्ट के किसी भी प्रोविजन को वोलेट करा तो डिपार्टमेंट का हेड पेनल्टी भरेगा। क्या ये आप सबके बात क्लियर होगी, वोटर की बात चल रही है ये। करंटली द वोटर अमेंडमेंट एक्ट विल अप्लाई टू हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, बोथ पास रेजोल्यूशन टू अमेंड द एक्ट एंड द यूनियन टेरिटरी। कहां पर होगा ये अप्लाई, कहां पर होगा ये एक्ट, हिमाचल प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, एंड द यूनियन टेरिटरीज। सर इनको कहें परमिशन दे रहे हैं कि इनमें अप्लाई होगा, हु पास रेजोल्यूशन टू अमेंड द एक्ट, बिकॉज वोटर इज अ state subject, water is a state subject, remember this. Okay, article 252, it empowers the parliament to legislate on matters with respect to which it lacks legislative power. अगर पार्लियामेंट के पास कुछ टॉपिक्स के रिगार्डिंग पावर नहीं है लेजिस्लेशन की, 252 के थ्रू उसको मिल जाती है। एनी सच एक्ट बाय द पार्लियामेंट शुड अप्लाई टू द स्टेट पासिंग सच रेजोल्यूशन एंड टू एनी अदर स्टेट बाय विच इट इज अडॉप्टेड। एक बार इसको दोबारा पढ़ लो, लास्ट स्टेटमेंट को पढ़ लो, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पढ़ लो एक बार इसको, फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। सर हम्म फिर हमें इस पूरे में से इम्पोर्टेंट कौन से ऐसे देखना है जो बिल्कुल हमें। आराम से देखना, उसी पे तो हम बात करते आए हैं। अमेंडमेंट एक्ट आया, अमेंडमेंट एक्ट में बोला सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन कंसल्टेशन विद सीपीसीबी, वो इसकी नहीं सुनेंगे, डीक्रिमिनलाइज कर दिया, ये ध्यान में रखेंगे। हिमाचल प्रदेश पे अप्लाई है, राजस्थान पे और यूनियन टेरिटरीज पे अप्लाई है। ये 3 बातें हैं इसके रिगार्डिंग, क्लियर होगी बात। हाँ, मेरे को तो यस सर। मुश्किल नहीं लग रहा, क्वेश्चन आएगा तो डील हो सकता है, हाँ या ना बोल भाई। नहीं, हमने जब पेपर में पीवाईक्यूज में जब हमने सारी चीजों को इतना डिटेल से समझा, हमने बस यही तो देखा था कि यार सारा का सारा क्वेश्चन कॉमन सेंस से सोल्व हो सकता है, बट कभी कभी 1 या 2 पॉइंट अटका देता है, हाँ या ना। Yes, sir. 1 या 2 पॉइंट ही तो अटका रहा था। अरे वही तो 1 या 2 पॉइंट करने के लिए बैठे हैं महाजन भाई, बात आ रही है तुम्हारी समझ में। बस परफेक्ट, ये हो गया हमारा वाटर प्रिवेंशन और कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। एयर पॉल्यूशन हमने कर लिया, ठीक है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कर लिया, सीबीडी वगैरह सारा हमने लर्न कर लिया साथ साथ। Okay, so now our next topic will be dissolved oxygen. So we'll be talking about dissolved oxygen after this. Okay, so under the dissolved oxygen, we'll be talking about the presence of organic and inorganic waste in the water. Okay, so now let us understand this. हमारे जो वाटर होता है उसके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है। सर बिल्कुल क्लियर है, ऑर्गेनिक वाला सर ये लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स की वजह से आएगा, सर इनऑर्गेनिक है ना जो न्यूट्रिएंट्स की वजह से आएगा। सर क्लियर है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट हम पहले कर चुके हैं, ओके है, कनेक्ट हो रही हैं चीजें, वेरी गुड। जिसका कैमरा बंद है वो ओपन कर लो भाई, ठीक है। जब ये वाटर के अंदर आता है, इट डिक्रीजेस द डिसोल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर। जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट वाटर के अंदर मिक्सअप होंगे
तो उस वाटर के अंदर जो डिसोल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। डिसोल्व्ड ऑक्सीजन की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है याशु खुशी। वाटर हैविंग dissolved oxygen content below 8 मिलीग्राम पर लीटर may be considered contaminated। क्या पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसोल्व हुआ मिलता है? यस कहो हाँ। नहीं मतलब फिश कैसे ब्रीथ करेंगे, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो। ठीक है ओके। पानी के अंदर ऑक्सीजन डिसोल्व हो रखा होता है, लेकिन अगर पानी के अंदर आप ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट को इंक्रीज कर दोगे तो डिसोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा। किसको खतरा होगा? जो उसके अंदर स्पीशीज है। क्लियर है यहां तक बात? वेस्ट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। कचरा भरेगा तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर 8 मिलीग्राम पर लीटर से डिसोल्ड ऑक्सीजन कम हो गया, 1 लीटर के अंदर 8 मिलीग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन है, अगर इससे लेवल कम हो गया तो उस वाटर को हम क्या बोलेंगे? कंटामिनेटेड बोलेंगे। ये कम कैसे हुआ सर? वेस्ट इंक्रीज हो गया ना। वेस्ट इंक्रीज हो गया तो डिसोल्ड ऑक्सीजन कम हो गया। वाटर हैविंग डीओ कंटेंट बिलो 4 मिलीग्राम पर लीटर इज कंसिडर टू बी हाईली पोल्यूटेड। तो क्या हम किसी भी वाटर बॉडी के डिसोल्ड ऑक्सीजन के लेवल से बता सकते हैं वो पोल्यूटेड है या नहीं है? बता Yes, sir. सकते। ठीक है। डीओ कंटेंट ऑफ वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। पानी के जीव, पानी के जीव। A number of factors like surface turbulence, photosynthetic activity, O2 consumption by organic decomposition are determine the amount of DO present in the water। आप इसको एक बार रीड जरूर कर लेना बाद में भी। अभी तो रीड करोगे ही करोगे, लेकिन बाद में भी। मुझे ऐसा लगता है इस टाइप के ना स्टेटमेंट बेस्ड आ जाएंगे, ऐसे अटकना नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। नैन्सी, a number of factors like surface turbulence, वाटर ऊपर से कितना शांत है नहीं है, इससे भी। हेलो, अगर वाटर ऐसे बिल्कुल शांत है ऑक्सीजन कहाँ मिक्सअप हो पाएगा? इसी वाटर में ऐसे ऑक्सीजन कहीं कहीं एंट्री लेने लग रहा है ना? हो सकता है ना? तो वाटर टर्बुलेंस इंपैक्ट डालेगी किसके ऊपर? डिसोल्ड ऑक्सीजन पर। इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क डाल रहा है नहीं डाल रहा? डाल रहा। ओके। सेकंड, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, जो प्लांट्स हैं वो O2 रिलीज करते हैं। अगर प्लांट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं तो O2 तो बढ़ जाएगा ना। सरफेस टर्बुलेंस से O2 बढ़ जाएगा। O2 कंजम्पशन बाय ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिजम्स है वो O2 को कंज्यूम करेंगे, यानी O2 डिक्रीज होने लग रहा है। डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इसमें O2 डिक्रीज होगा। इसमें O2 क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। आर द फैक्टर्स विच डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ DO प्रेजेंट इन वाटर। क्या आपको फैक्टर्स क्लियर हो गए? यस रोहन, फैक्टर्स क्लियर है सारे? सर कोई एग्जाम्पल बता दो। किस चीज का? ये पानी है, ठीक है। अब एक तो पानी ऐसे बिल्कुल काम है, दूसरा टर्बुलेंट वाटर्स है, इसमें ऑक्सीजन मिक्सिंग ज्यादा हो जाएगी तो O2 का लेवल बढ़ जाएगा। फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, अगर इसके अंदर प्लांट्स होंगे तो उस प्लांट्स O2 की जो है लेवल को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और क्या है? O2 कंजम्पशन बाय ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पर जो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं वो O2 को कंज्यूम करेंगे तो वहां से खत्म हो जाएगा। डीकम्पोजिशन, जब इसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, तो इस पे जो ये है डीकम्पोजर्स हैं, इसको डीकम्पोज करेंगे, O2 का अगेन यूज हो जाएगा इसको डीकम्पोज करने में। तो O2 का लेवल क्या तुम देख रहे हो, बढ़ रहा है और घट रहा है? इन फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर? ठीक है। द हाइएस्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। जैसे जैसे वेस्ट इंक्रीज होगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी इंक्रीज हो जाएगा। O2 कंजम्पशन एंड देयर बाय डिक्रीजेस द DO कंटेंट ऑफ वाटर। डिकम्पोजिशन बढ़ गया ना,
O2 का कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और फाइनली DO क्या हो जाएगा, डिसोल्ड ऑक्सीजन, कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना मिक्सअप हो रखा था वो तो आपने यूज कर लिया। तो किसी भी पानी में जब हम वेस्ट डालते हैं तो उस वेस्ट की वजह से उस पानी का जो DO है वो कम हो जाता है। अगर वो 8 से कम हो जाए तो कंटामिनेटेड है, अगर 4 से कम हो जाए तो हाईली पॉल्यूटेड है। क्लियर हो गया? ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है DO का? ठीक है। अब हम आ जाते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड पर। कौन सी है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ध्यान 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 ध्यान, ठीक है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, अभी इस कॉन्सेप्ट को समझना। वाटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। वाटर पोल्यूशन होने लग रहा है ना, वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है? ऑर्गेनिक वेस्ट की वजह से। तो कितना वाटर पोल्यूशन हुआ है इसको मेजर कैसे करेंगे? BOD से मेजर करेंगे। मेरे को एक बात बताओगे, DO का लेवल इन सभी चीजों की वजह से ऊपर नीचे हो सकता है ना, लेकिन क्या इससे बिल्कुल ये पता चल जाएगा कि वो जो पानी है वो पोल्यूटेड है, मतलब वो उसमें वेस्ट है या नहीं है? वो तो नहीं पता लगेगा। वाटर का पोल्यूशन पता लगता है इससे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। ये एक पर्टिकुलर टर्म है, ठीक है। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है। BOD इज द अमाउंट ऑफ डिसोल्ड ऑक्सीजन, ये तुमने पढ़ रखा है। BOD is the amount of dissolved oxygen needed by the bacteria in decomposing the organic waste. ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज कौन करेगा, मुझे तुम बताओ। सर बैक्टीरिया करेंगे। क्या इस बैक्टीरिया को डिसोल्ड ऑक्सीजन की जरूरत है? बिल्कुल है सर। काम कैसे करेगा ये? ठीक है, प्रेजेंट इट इज एक्सप्रेस्ड इन मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन पर लीटर ऑफ वाटर। द हायर वैल्यू ऑफ BOD इंडिकेट्स लो DO कंटेंट। सर एक सेकंड रुको सर रुको रुको। हायर वैल्यू ऑफ BOD, एग्जाम्पल दो। ठीक, ये है कचरा सीट, मतलब ये है क्या? गार्बेज, वेस्ट। ये क्या है? वेस्ट है ये। इस वेस्ट को ये 5 बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करने वाले हैं। ओके, रिपोर्ट है, ठीक है। इस वेस्ट को यही 5 बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे। इसी वेस्ट को ये 5 बैक्टीरिया डिकम्पोज करेंगे। किसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? सेकंड वाले में। इस वाले में। ज्यादा गार्बेज है, ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा किस चीज की डिमांड कर रहे हैं ये ऑर्गेनिजम्स? बैक्टीरिया किसकी डिमांड कर? ऑक्सीजन की। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ BOD, सर यहां पर है ना BOD की वैल्यू हायर है, इसका मतलब सर ज्यादा वेस्ट है। सर ज्यादा वेस्ट का मतलब है लो DO। सर ठीक है, कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो रहा। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है इसका मतलब ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि वेस्ट ज्यादा है। और हम अभी पढ़ के आए थे वेस्ट अगर ज्यादा है तो डिसोल्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा। सर BOD हायर है तो DO उल्टा है। सर ये देखो BOD, सर ये DO, ये बढ़ेगा, सर ये घटेगा। हो गया सर कनेक्ट, ठीक है। हायर वैल्यू ऑफ BOD इंडिकेट्स लो DO कंटेंट। Since BOD is limited to biodegradable materials, it is not reliable of measuring। ठीक है भाई,
बीओडी क्या है? हम इससे, अरे अभी तो बात की थी हमने, क्या बात की थी सर? अभी तो आपने बोला था कि वाटर पोल्यूशन को इससे मेजर कर देंगे। बिल्कुल कर लेंगे मेजर, लेकिन ये रिलायबल मेजर नहीं है। अच्छा सर, इस बात को फोकस करने की वजह से आपने ये बात बताई थी, ठीक, अब याद रहेगा। सर ये रिलायबल मेजर क्यों नहीं है? क्योंकि सर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है सर। वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है सर, वो वेस्ट प्रोडक्ट बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, यानी वो डिग्रेड किया जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, है ना? कर कर सकता है ना? ये बीओडी किस चीज को शो कर रहा है कि कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कितनी बायो ऑक्सीजन की डिमांड है इस पूरे के पूरे वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये बैक्टीरिया सिर्फ उसी तो वेस्ट को कर सकते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होगा, लेकिन अगर मैंने इस लेक के अंदर प्लास्टिक डाल दिया तो क्या ये बैक्टीरिया कुछ कर पाएंगे? बीओडी तो सिर्फ इतने की खबर देगा ना, हाँ, इसकी तो नहीं बता पाएगा ना, हाँ। तो अगर इसकी नहीं बता पाएगा तो क्या हम बीओडी को एक रिलायबल मेथड मान सकते हैं वाटर पोल्यूशन का? नहीं सर। सर प्लास्टिक कितने, सर अगर हम लेक में, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर हम लेक में बहुत सारा ऐसे प्लास्टिक डाल देंगे तो उससे बीओडी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, गलत बोली मैंने बात ये। अगर लेक के अंदर अगर हमने प्लास्टिक डाल दिया, बैक्टीरिया उसको खाएगा? नहीं। तो बैक्टीरिया की डिमांड बढ़ेगी? नहीं। तो प्लास्टिक डालने से बीओडी पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। अब तुम एक काम करो, एक मरा हुआ चूहा डाल दो उसके अंदर, तुमने घर में पकड़ा और उसको तुमने कहां डाल दिया? पानी के अंदर, ठीक है। अब इस डेड माउस को डिकम्पोज किया जाएगा तो ये क्या बोलेंगे? अरे हमको ऑक्सीजन की डिमांड है, तो बीओडी इंक्रीज हो जाएगा, डीओ कम हो जाएगा। बीओडी सिर्फ लिमिटेड इसलिए है बिकॉज वो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स को ही मेंशन कर सकता है। क्लियर होगी बात? दोबारा पढ़ने की नौबत नहीं आनी चाहिए। वेस्ट और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दोनों सेम है? नहीं नहीं, वेस्ट दो प्रकार के हो सकते हैं ना, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, बायो मतलब उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। प्लास्टिक जैसी चीजें डिग्रेड नहीं हो सकती बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ठीक तो है। सर फर्स्ट लाइन में आपने ये क्यों लिखा है वाटर पोल्यूशन बाय ऑर्गेनिक वेस्ट इज मेजर्ड बाय बीओडी? ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, प्लास्टिक ऑर्गेनिक वेस्ट थोड़ी ना। अभी तुमने क्या वेस्ट से पहले ऑर्गेनिक वर्ड यूज करा था? हाँ। ओके, मेरे को लगा था कुछ करा था, फिर मैंने इग्नोर कर दिया, मैं कहा नहीं, इन्होंने सिर्फ वेस्ट और ये पूछा होगा। ऑर्गेनिक वेस्ट क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स, और हम जानते हैं हर प्लांट और एनिमल बायोडिग्रेडेबल हो सकता है, यस और नो? तो यस, इट इज अ पार्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सर बीओडी देख लिया, डीओ देख लिया, इन दोनों के बीच ना सर इनवर्स रिलेशनशिप है, यही है ना जैस, यही। सीओडी क्या है? इट इज स्लाइटली बेटर मोड टू मेजर पोल्यूशन। चिल्ला क्यों रहे? आराम से बताओ, इसके इससे बेटर है, बीओडी से बेटर सीओडी है, कैश ऑन डिलीवरी बेटर है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसको कर देंगे। सीओडी मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन पार्ट्स पर मिलियन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक यानी बायोडिग्रेडेबल, ठीक है सर, यही तो प्रीति पूछ रही थी। ऑर्गेनिक तो ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये क्या है कि चाहे बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, इन दोनों को डिग्रेड करने के लिए जितनी क्या है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है वो कौन बताएगा? सीओडी। अब मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना, बायोडिग्रेडेबल को डिकम्पोज करने के लिए एक ऑक्सीजन डिमांड होगी,
उसको हम क्या बोलेंगे? बीओडी बोलेंगे सर उसको। बीओडी। और चाहे सर बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, चाहे बायोडिग्रेडेबल हो या नॉन बायोडिग्रेडेबल हो, हर उसको डीकंपोज करने के लिए जो ऑक्सीजन की डिमांड होगी सर, वो कौन बताएगा? वो सीओडी बताएगा। सर सीओडी यूज कर लेते, बीओडी क्यों कर रहे हैं? वो दोनों बता रहा है। देखिए, किलोमीटर यूज कर लो, मीटर यूज कर लो, दोनों सेम ही तो बता रहे हैं। हाँ, ओके। एंड ऑक्सीडाइजेबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन दी वाटर सैंपल। अगर हमको सिर्फ ये पता कर, गायब होगी। अगर हमको सिर्फ ये पता करना है, क्या पता करना है भाई? अगर हमको सिर्फ ये पता करना है रिगार्डिंग द ऑर्गेनिक वेस्ट के रिगार्डिंग पता करना है, ठीक है, और वो भी बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, तो हम किसको लेंगे? हम बीओडी को मेजर कर लेंगे। लेकिन हमको सभी के बारे में पता करना है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी, तो हम किसको लेंगे? हम सीओडी को ले लेंगे। अलग अलग मेथड्स होते हैं ना किसी भी चीज को करने के। हाँ, सबके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। क्या हम इतना डिटेल में जाएंगे? सर पेट्रोल वाली गाड़ी भी तो चल रही थी। हाँ, तो क्या हुआ? ठीक है, गॉट माय पॉइंट। हाँ, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, पहले ये बताओ। सर वो तो क्वेश्चन बताएगा ना। हाँ, बात तुम्हारी ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन। अब बदल लो, टॉपिक बदल लो। नहीं मतलब तुम समझे नहीं, तुम समझे नहीं। एक ऐसे नॉर्मल मैं तुम्हें बातें बताता रहूं, प्लीज मेरी तुम बात विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो कि तुम्हें वो चीजें याद नहीं होंगी? ठीक है, अभी तुम्हें थोड़ा बहुत किसी चीज का आइडिया लग चुका होगा। अच्छा, इस चीज के बारे में अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएगा तो तुम सोल्व करने की क्षमता रखते हो अभी बहुत अच्छे से। आई बात समझ में? ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन। चलो, अभी तक तो हम बात कर रहे थे सरफेस के वाटर पोल्यूशन की। नाउ अंडरग्राउंड। इन इंडिया मैनी प्लेसेस अंडरग्राउंड हो रहा है, पोल्यूटेंट्स हैं। पोल्यूटेंट्स कैसे कैसे अंडरग्राउंड में? Fluoride, uranium, heavy metal, nutrients like nitrates, phosphates, they are very common in India. These are the pollutants of underground water pollution. आप इन नाम को एक बार देख लो। फ्लोराइड्स, यूरेनियम, हैवी मेटल्स। कैसे मेटल्स? कैसे मेटल्स? हैवी Heavy मेटल्स। उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स। ये भी क्या है? वाटर पोल्यूशन को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। सर नाइट्रेट से शुरू करें, ये न्यूट्रिएंट्स है ना, ठीक है। नाइट्रेट्स, डिजोल्व्ड नाइट्रेट्स कॉमनली कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर। नंबर वन थिंग, क्या डिजोल्व्ड नाइट्रेट्स कंटेमिनेट करेंगे ग्राउंड वाटर को? यस, करेंगे। एक्सेस नाइट्रेट इन द ड्रिंकिंग वाटर रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन। सर हीमोग्लोबिन तो ये तो आरबीसी के साथ मिलके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। यस और नो? हीमोग्लोबिन इज अ ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, इट इज अ ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। ठीक है, यस सर। तो सर अगर नाइट्रेट इंक्रीज हो गया ना ड्रिंकिंग वाटर में, तो इट रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म नॉन फंक्शनल मिथाइमोग्लोबिन एंड इंपेयर्स ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। अच्छा सर, ये हुआ आरबीसी। आरबीसी के यहां पर है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की फ्रेंडशिप हुई ऑक्सीजन के साथ, आरबीसी ने ट्रेवल करा तो ऑक्सीजन भी ट्रेवल हो गया। लेकिन सर बॉडी के अंदर एंट्री होगी किसकी? सर नाइट्रेट्स की। सर कैसे हुई? तो नाइट्रेट्स कैसा हो गया बॉडी के अंदर? एक्सेस हो गया, एक्सेस। नॉर्मल की बात नहीं चल रही, नॉर्मल तो रिक्वायर्ड होता है ना बॉडी में थोड़ा बहुत। अगर स्टेटमेंट आ जाए वी डोंट रिक्वायर नाइट्रेट इन आर बॉडी, तो सही है क्या वो? नहीं मतलब 0.00001% कुछ तो चाहिएगा तो स्टेटमेंट ठीक हो जाएगी कि रिक्वायरमेंट होती है, यस हाँ होती है। अगर लेकिन ज्यादा आ गया तो सर ये नाइट्रेट जो है ना, ये नाइट्रेट ये इस हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा, और जब इसकी दोस्ती इससे हो जाएगी ना, ये इसको दूर कर देगा। तो ये ब्लड जो है
ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। ये बोलेगा तो कोई दूसरी सवारी ढूंढ लो, किसी और चीज पे बैठ के आइए। ठीक है, और तो कुछ है ही नहीं। WBC अपना युद्ध करने लग रहे हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स का काम चोट को ठीक करना होता है, तो कोई इसको ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगा। क्या बना दिया इसने? मिथेमोग्लोबिनमीनिया, या फिर अब ये कंडीशन है, इसने बनाया क्या? नॉन फंक्शनल मेथेमोग्लोबिन बना दिया। हीमोग्लोबिन का क्या बना दिया? मेथेमोग्लोबिन बना दिया। ठीक है, इसका मेथेमोग्लोबिन बन गया। कंडीशन को क्या बोलेंगे? मिथेमोग्लोबिनीमिया। ठीक है, ऑल्सो नोन एज द ब्लू बेबी सिंड्रोम। अब जान पूछ के मैंने फोटो नहीं लगाई। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम की अच्छी बात करी मैंने, वैसे मैं ढूंढ रहा था, फिर मेरे से ही नहीं सर्च हुई। ठीक है, मिथेमोग्लोबिन, इट इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग मेटलोप्रोटीन हीमोग्लोबिन। मिथेमोग्लोबिन कैनॉट बाइंड ऑक्सीजन। मिथेमोग्लोबिन जो है, मिथेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। तो बाइंड कौन करेगा? सर जो पहले हीमोग्लोबिन था ना, इस हीमोग्लोबिन का असली नाम होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है। बात आई समझ में? सर इसका नहीं, क्वेश्चन कैसे आएगा? इसका क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। मैं तो UPSC में लगा मिल रखा हूं, है इसका क्वेश्चन। ये तो कितना सिंपल सा है। ये आरबीसी है, पहले नॉर्मल फंक्शनिंग को देखो। आरबीसी के पास है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मिलता है ऑक्सीजन से, और वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर देता है। बात आ गई समझ में? नहीं, मेरी बात समझो, अगर यहां से प्रीलिम से निकल गए, मेन से निकल गए, इंटरव्यू फंस जाओगे। नहीं, इंटरव्यू का क्वेश्चन 2-2 पैराग्राफ का भी हो सकता है, तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन क्या है। क्या करोगे? अच्छा लगता है 155 मार्क्स आएंगे जब। समझ को बढ़ाओ। नॉर्मल कंडीशन, आरबीसी हैज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन अटैचेस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड, यस और नो? नॉर्मल फंक्शनिंग डन। ठीक है, बॉडी में किसकी एंट्री? नाइट्रेट्स की। नाइट्रेट्स किसके साथ रिएक्ट करेंगे? हीमोग्लोबिन के साथ। हीमोग्लोबिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिथेमोग्लोबिन में। हीमो मिथेमो। ठीक है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो गया। इसकी वजह से क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मेथेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं कर सकता। तो अगर लेकर नहीं जाएगा तो क्या ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो पाएगा? नहीं। पूरा ऑक्सीजन नहीं रोक रहा है, अच्छे से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा, तो ऑक्सीजन की पूरी बॉडी में कमी हो जाएगी। और जब ऑक्सीजन की बॉडी में कमी होगी तो क्या शरीर ब्लू कलर का होना शुरू हो जाएगा बिना ऑक्सीजन के? यस, हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। पूरी बॉडी ब्लू होती चली जाएगी। अगली बार से डिसीज की फोटो लगा दूंगा। ठीक है, ओके, ये वाला क्लियर हो गया। नाइट्रेट्स का क्या रोल है? यस सर। दोबारा नहीं पढ़ना है इसको, हो गया ये अभी याद। ठीक है, हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट्स में फॉर्म कार्सिनोजेंस एंड एक्सेलरेट यूट्रोफिकेशन इन सरफेस वाटर्स। ठीक है, हमारी बॉडी हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट्स, अगर पानी में एंट्री होगी नाइट्रेट्स की बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में, तो कार्सिनोजेंस बन जाएंगे। कार्सिनोजेंस क्या थे? कैंसर कॉजिंग। वेरी गुड। ठीक है, एंड दे कैन एक्सेलरेट यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन याद है? Excess Water एक्सेस ऑफ body. न्यूट्रिएंट। एक्सेस इन न्यूट्रिएंट्स। द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडी, जिसकी बॉडी। वजह से बाद में जाके एल्गल ब्लूम हो जाता है, बहुत सारी Yes, एल्गे बढ़ जाएगी। तो क्या नाइट्रेट्स उसका वन ऑफ द होगा? main yes. बिल्कुल होगा, हम क्यों मना करेंगे? नाइट्रोजन मिल जाएगा उसके अंदर। ट्रेस मेटल्स क्या होते हैं? इंक्लूड लेड, मरकरी, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम, निकल। दीज मेटल्स कैन बी टॉक्सिक एंड कार्सिनोजेनिक। थोड़े बहुत अमाउंट में तुम्हें ये मिल जाएंगे, इनको ट्रेस मेटल्स बोलते हैं। कौन से मेटल्स बोलते हैं? ट्रेस मेटल्स।
ठीक है, ये आपको पोल्यूशन में आएंगे। लेड, मरकरी, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम एंड निकल, ये मेटल टॉक्सिक भी हो सकते हैं, कैन बी टॉक्सिक, कैन बी कार्सिनोजेनिक। क्या कॉपर कैन बी कार्सिनोजेनिक? यस। क्या क्रोमियम नॉन कार्सिनोजेनिक है? नो, ही इज टेलिंग अ लाई। समझ गए इस वाले पॉइंट को? ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाता है? इनको ट्रीट आर्सेनिक। कैसे करेंगे हम अगर ये हार्मफुल है बॉडी के लिए तो? क्या करेंगे इनको? मतलब वाटर से रिमूव करना पड़ेगा ना? बिल्कुल रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, WTP। ठीक है, अब कौन करेगा? हमें करना है ये? नहीं। ठीक है, आर्सेनिक। बाबा सुनो मेरी बात, तुम बात नहीं समझ रहे हो। अब हम क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल। तुम्हें तो लास्ट तक एक भी डाउट नहीं आएगा जिस दिन इसको फिनिश अप करेंगे ना। ठीक है, फिर आ जाए तो इसका मतलब तुम अलग लेवल का कुछ पढ़ाई कर रहे हो, हमको नहीं बता रहे हो बस। ठीक है, फंडामेंटल पे फोकस करो। नेक्स्ट इज आर्सेनिक। इंडस्ट्रियल और माइन से जो डिस्चार्ज निकलते हैं, माइन समझते हो ना? हाँ माइंस, हाँ समझते हो। फ्लैश ऐश पॉन्ड्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर में से फ्लैश ऐश निकलती है, राख, फ्लैश ऐश। ठीक है, फ्लाई फ्लाई एश। ऐश। हाँ हाँ रुक जाओ, फ्लाई ऐश मुंह से निकल गया। फ्लाई ऐश निकलती है। अब फ्लाई ऐश के ऊपर भी क्वेश्चन आ रखा था, फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश, फ्लैश, फ्लैश, फ्लाई ऐश। ओके, ठीक है, फ्लाई ऐश निकलती है। फ्लाई ऐश के ऊपर भी क्वेश्चन था PYQ में, उसको बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, फ्लाई ऐश कहाँ से निकल रही है? थर्मल पावर प्लांट से। कहाँ से निकल रही है? थर्मल पावर प्लांट से। कैन लीड टू आर्सेनिक इन ग्राउंड वाटर। मतलब इंडस्ट्रीज, माइन डिस्चार्जेस, थर्मल पावर प्लांट से आर्सेनिक जो है वो ग्राउंड वाटर में एंट्री लेता है। क्लियर होगी बात? आर्सेनिक हो गया ग्राउंड वाटर में एंटर। ठीक है। यस। पर इन आर्सेनिक इंडी कैसे हो? अरे बाबा रुको, आने तो हम क्या पढ़ने लग रहे हैं? हम क्या पढ़ने लग रहे हैं? They are different nutrients, there are different metals। ठीक है, there are different nutrients, there are different metals, arsenic is one of them। ठीक है, इन इंडिया एंड बांग्लादेश, जो गेंजेस वाला डेल्टा है, millions of people are exposed to that groundwater which is containing high levels of arsenic। ठीक है, a highly toxic and a dangerous pollutant। ठीक है, आर्सेनिक क्या हो गया हमारे लिए? इट इज अ हाईली टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब इट इज काइंड ऑफ पॉइजनस है, इट इज यस। पॉइजनस, इट इज डेंजरस पोल्यूटेंट। यस और नो? हम्म, यस सर। ठीक है। क्रोनिक एक्सपोजर। क्रोनिक एक्सपोजर का, क्रोनिक का मीनिंग होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया? क्रोनिक एक्सपोजर टू आर्सेनिक कॉजिंग ब्लैक फुट डिसीज, इट कॉजेज डायरिया, लंग, स्किन कैंसर। सर ये कैंसर कैसे हो गए? क्योंकि कार्सिनोजेनिक होगा ना, हो गए होंगे। कैन इट कोज स्किन कैंसर? यस। ठीक है, कैन इट कोज अदर कैंसर्स? यस। कैन इट कोज डायरिया? यस। इट कोजेज ब्लैक फुट डिसीज। ब्लैक फुट डिसीज का एग्जांपल देखना, रुक जाओ मैं पिक्चर दिखाता हूँ, रहने सर वो देते गड्ढा मेरे पैर में हैं। भाई। सर वो क्या? होल सर पैर में। अरे मेरा डिनर रखा है एंड आई इंटेंड टू हैव इट टुडे। ठीक है, ओके। ना ब्लू बेबी सिंड्रोम, ना ब्लैक फुट डिसीजेस। ब्लैक फुट डिसीजेस तुम याद रखोगे, ये किस पोल्यूटेंट की वजह से हो रहा है? इट इज कोज्ड बाय विच आर्सेनिक पोल्यूटेंट? की वजह से। आर्सेनिक की वजह से। फ्लोराइड पे आ जाते हैं। एक्सेस फ्लोराइड। प्रीति, फ्लोराइड क्या होता है? सर इट इज अ पोल्यूटेंट। पोल्यू, जय हो,
ठीक है, तो एक्सेस फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, न्यूरो नर्व्स, मस्कुलर डिसऑर्डर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, टीथ डिफॉर्मिटी, हार्डनिंग ऑफ बोन्स, स्टिफ एंड पेनफुल जॉइंट्स, जिसको हम पेनफुल जॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्केलेटल फ्लोरोसिस, स्केलेटल फ्लोरोसिस किसकी वजह से है, फ्लोराइड, फ्लोराइड इसकी वजह से है। तो ये वर्ड कुछ मैच कर रहा है, फ्लोराइड फ्लोरोसिस कर रहा है, इसको बस ऐसे कनेक्ट करके रखना है, पेनफुल जॉइंट्स, स्केलेटल फ्लोरोसिस किस वजह से हुआ, क्योंकि सर पानी के अंदर ना फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, देर इज हाई अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इन द वाटर। नाइट्रेट अगर पानी में ज्यादा तो तुमको पता है ना क्या होता है, क्या ब्लू था, बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, अगर पानी के अंदर आर्सेनिक ज्यादा हो गया तो ब्लैक फुट। ब्लैक फुट डिसीज हो जाएगा। अब फ्लोराइड ज्यादा हो गया, skeletal. मैच हो जाएगा, हाँ Yes. ठीक है। जो बताया जा रहा है उसको लर्न कर लेना। पेपर में अगर मैंने तुम्हें बोला है तो काम रहना है, तो मतलब काम रहना है, तुम्हारा दिमाग किस वे में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तुम्हें बोला काम रहना है तो काम रहना है, ठीक है। फिर मेरे को 25 की शाम को आके बताना पेपर क्लियर हुआ या नहीं हुआ, नहीं का कोई तुमको स्कोप दिखेगा ही नहीं, बट तुम्हें उसके लिए चीजें करनी होंगी, ठीक है। द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय सम वेरी बिग डिसीविंग पीपल, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। पेन इन बोन्स एंड जॉइंट्स, आउटवर्ड बेंडिंग ऑफ लेग्स फ्रॉम द नीज इज नोन एज नॉक नी सिंड्रोम। ये भी किसकी वजह से होता है, फ्लोराइड। सर ये फ्लोराइड है ना, ये सर ये बोन्स से जॉइंट से इन सब चीजों से रिलेशन लग रहा है इसका कुछ बहुत ज्यादा, है ना, लग रहा है ना। बस हमको क्या डॉक्टर बनना है, हमको बस ये देखना है कि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर अच्छे से काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छे से चलने लग रहा है, उसमें साफ सफाई है, पेशेंट के ग्रीवांसेस रिड्रेसल होने लग रहे हैं, हमें डीसी के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है, इस पे ध्यान दो। बोन्स, जॉइंट्स, बेंडिंग ऑफ लेग्स आउटवर्ड, जिस चीज को हम क्या बोलते हैं, नॉकनी सिंड्रोम। अब पैर ऐसे मुड़ जाएंगे, वैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, एक्स वाई जेड बन जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, इट इज फ्लूराइड भाई, इट इज अफेक्टिंग बोन्स एंड जॉइंट्स। क्लियर होगी बात। हम्म। Fluorosis is common problem in several states of India due to intake of high fluoride content water. हम चेक करते हैं आरओ को, हम जब तक सर्विस नहीं करवाएंगे जब तक आरओ बिल्कुल ब्लैक वाटर निकालना नहीं शुरू कर देगा, नहीं नहीं ये फिल्टर तो भी चल ही जाएगा, वो चेक करने वाला बता रहा है कि सर पीपीएम ये ज्यादा है वो ज्यादा है, नहीं नहीं दिखने में तो ठीक लग रहा है, साफ साफ पानी लग रहा है, हम उबाल लेंगे, उबाल लेंगे, उबाल लोगे, ये तो गायब थोड़ी ना हो जाएगा, उबाल लोगे उड़ थोड़ी ना जाएगा फ्लोराइड और आर्सेनिक। तो जिन एरियाज में, अब ये बात और याद रखना, इस चीज को मत भूलना कभी, तुम इस पॉइंट को लाइटली ले जाओ, आर्सेनिक ना इस एरिया में ज्यादा है, भूलोगे तो नहीं ना इस पॉइंट को, ठीक है, ओके। क्लियर हो गया, फ्लोराइड से प्रॉब्लम, आर्सेनिक से प्रॉब्लम, ट्रेस मेटल देख लिए, नाइट्रेट्स देख लिए, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है तुमको इन चीजों से। सर मैक्सिमम टूथपेस्ट कंटेन फ्लोराइड सर। हम्म, फ्लोराइड जो है टूथपेस्ट के अंदर क्यों होता है, कहाँ गया, सर इसलिए मैं दंत टीथ के बेटर के लिए। लेकिन अगर तुम लगे हुए हो, 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 एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। तो चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू ईट टूथपेस्ट ना, why did you eat the toothpaste, it was minty, so what। तो एक्सेस अगर हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अरे अति तो किसी भी चीज की हानि दे देता है, तो ये भी कर रहा है, तो यस इट इज रिलेटेड विद टीथ बोन्स प्रॉब्लम्स, दिस एंड दैट। क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट No, तुमको याद रह जाएंगे जो हम चीजें डिस्कस कर रहे हैं, देख लेना। Yes, sir. हाँ सवाल है Yes, पेपर sir. का।
एल्गल ब्लूम। ठीक है, हम आराम से ऐसे ही चलते रहेंगे विदाउट एनी इशू, क्योंकि टाइम हुआ नहीं ना, 2 घंटे भी नहीं हुए मुश्किल से, विद ब्रेक भी ले लिया तुमने तो। एल्गल ब्लूम, तुम्हें अगर प्रीलिम्स पावर प्ले शुरू होने दो, तारे दिखाता हूँ ये एक्चुअल में तारे होते क्या हैं। फिर तुम्हें 2 लोग दिखाऊंगा, तारा और सितारा। तो ऐसे नजर आएंगे तुम्हारी आंखों में। ठीक है, मतलब आई एम टेलिंग यू इट्स गोइंग टू बी हार्ड। मनो हमको पेपर क्लियर करना है ना, अपना टारगेट ही है पेपर क्लियर करना है अपने को। ठीक है, अब उसके लिए अपनी बातचीत पहले ही हो रखी है कि हम किसी भी लेवल के हार्डवर्क के लिए तैयार हैं। ठीक है, और अगर तुम में ये आदत है कि नहीं हमको पीडीएफ दे दो, हम आराम से बैठ के इसको लर्न कर लें, तुम उस चीज पे ध्यान दो जो ध्यान देने वाली है। तुम बैठो भाई, तुम्हारा दिमाग ऐसे कॉन्टिन्यूस चलना चाहिए। ये छोड़ दो पैसिव, पैसिव वाला एटीट्यूड खत्म कर दो। अगर तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो तो पैसिव नहीं चलेगा कि ठीक है सुन रहे हैं हो जाएगा, ना 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 ना। पेपर पेपर पेपर। एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम या फिर तुम इसको एल्गे ब्लूम बोल लो। ब्लूम हमको समझ में आ रहा है, इट इज हाइपर इंक्रीज। ब्लूम मतलब एकदम से खिल गया हो सब कुछ। ठीक है, इट इज अ रैपिड इंक्रीज और एक्यूमुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एल्गे इन फ्रेश वाटर। सर दिखाई तो दे रहा है एल्गे की पॉपुलेशन ब्लूम हो जाएगी, तो उसको हम एल्गल ब्लूम बोल देंगे। या मरीन वाटर सिस्टम में ऑफन रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसकलरेशन इन द वाटर। सर पानी हरा हरा सा हो जाएगा कुछ, है ना, ऐसा ही हो जाता है ना, पूरे पे ऐसे हो जाएगा एल्गे पिगमेंट्स की वजह से। द टर्म एल्गे एनकम्पासेस मैनी टाइप ऑफ एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, बोथ मैक्रोस्कोपिक लाइक सीवीड एंड माइक्रोस्कोपिक लाइक साइनोबैक्टीरिया। अब तुम्हें देना है ध्यान। सर अभी तक क्या देते, और दो। एल्गे जो ये वर्ड है ना, एल्गे ब्लूम, इस वर्ड का बेसिकली मीनिंग क्या है? एल्गे का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। कैसे ऑर्गेनिजम्स है? पहली बात तो ये फोटोसिंथेटिक है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है सर, इसमें से आपको कुछ मिलेंगे मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल के। कौन से लेवल के? बड़े लेवल के, लाइक सीवीड सर। ठीक है सर, याद हो गया, सीवीड मल्टी सेलुलर है। कहीं और भी आ गया तो काम आएगा, क्या पता क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टी सेलुलर। सीवीड मिल गया तो उसके अंदर फिर क्या करोगे? ठीक है, वीड खाते ही तुम्हें एक इंसान के दो दो नजर आने शुरू हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर। ठीक है, ओके। माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होती हैं एल्गे, लाइक सर साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज Blue green algae. ब्लू ग्रीन एल्गे। फातिमा मतलब एकदम सॉलिड जा रहे हो, ये नहीं पता कैसे जा रहे हो बट सही जा रहे हो, चलते बढ़ो। ठीक है, और मेरी नजर वजर नहीं लगती, चिंता ना करो। एल्गल ब्लूम कॉमनली रेफर्स टू द रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक, नहीं बाकियों को भी आता था वो, तो मेरे को किसी और चीज के लिए भी वो करना था, उसकी तुम ये हमको नहीं बोला, सबको बोल रहा हूँ तो पेपर सबका क्लियर होगा। एल्गल ब्लूम कॉमनली रेफर्स टू रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर एल्गे। मैक्रो की बात चल रही है यहां पे, बोलो नहीं। जब हम एल्गल ब्लूम की बात करेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट रैपिड ग्रोथ ऑफ माइक्रो यूनिसेलुलर एल्गे एंड नॉट मैक्रोस्कोपिक एल्गे। यानी अगर सीवीड ग्रोथ होगी किसी भी लेक में, पॉन्ड में, क्या हम उसको एल्गल ब्लूम बोलेंगे? ना। जैस ऐसे करो, नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोस्कोपिक एल्गल ब्लूम इज द केल्प फॉरेस्ट। अच्छा, केल्प, केल्प फॉरेस्ट वर्ड तुम्हारे सामने जब भी आएगा, तुम्हारे दिमाग में 2 बातें आएंगी, अंडर वाटर और एल्गे। ऐसे करके तुम्हारे दिमाग में 2 चीजें आएंगी। केल्प मतलब अंडर वाटर एल्गे। केल्प फॉरेस्ट कैसे होंगी? सर ये एल्गे ग्रोथ होती है अंडर वाटर में, उसको केल्प फॉरेस्ट बोलते हैं।
ठीक है, जैसे सर लैंड के ऊपर फॉरेस्ट होते हैं ना, नॉर्मल फॉरेस्ट होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वैसे सर ओशन के अंदर ना केल्प फॉरेस्ट मिलेंगे आपको। ठीक है, थोड़ा सा बता दो, मैं उसमें ही खुश हूं। ठीक है, क्योंकि पता क्या हुआ, आराम से लक्ष्मीकांत पढ़नी थी, अब वो टीचर बोला कि तुम ये पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसने, बहुत सारी छोटी छोटी बुक्स थी, क्या थी, सुभाष जी कश्यप ले लो, इसको पढ़ लो, तुम्हारी पॉलिटी और बेटर हो जाएगी, लक्ष्मीकांत पढ़ लो, फिर एक का नाम और लिया था, वो क्या है, डीडी बासु है क्या है ना, डीडी बासु ले लो, इसको और पढ़ लो, और बेटर हो जाओगे तो। अरे ये तो बता दे कि इसमें से मतलब थोड़ा बहुत बता दे ना, जिससे कि पेपर क्लियर हो जाए, वो बता दे बस। क्या ये कोई प्रोफेसर थोड़ी ना बन रहा है। पेपर is not equal to becoming a high level intellectual or a person who is like encyclopedia। ठीक है, केल्प फॉरेस्ट किससे रिलेटेड है सर, पानी के अंदर है, एल्गे है, फॉरेस्ट की तरह सा होता है सर, डन, ओके डन। तो एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम सर रिलेटेड है माइक्रोस्कोपिक से, सर मैक्रो से रिलेटेड नहीं है, माइक्रो से रिलेटेड है। मैक्रो में सर कौन आता है, सर मैक्रो में सीवीड आती है। एल्गल ब्लूम्स आर रिजल्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, सर ये ग्रो कैसे कर रही है इतनी ज्यादा, हाँ ये ग्रो कैसे कर रही है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। सर ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आया कहां से, आसपास जब आपने किसी भी फील्ड के अंदर फर्टिलाइजर डाला, खेत के अंदर, पानी के थ्रू, रन ऑफ के थ्रू आ जाएगा, एक्वेटिक सिस्टम एंटर हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एल्गे। एलगी का ग्रुप। आपने फील्ड के अंदर क्या डाला, आपने फील्ड के अंदर डाला नाइट्रोजन, आपने फील्ड के अंदर डाला फॉस्फोरस। क्या यहां तक बात क्लियर होगी, ठीक है। एन एल्गल ब्लूम अफेक्ट्स द होल इकोसिस्टम, ऑफ कोर्स, एक्सेसिव तो मतलब अति तो हर चीज हानि कर देगा। ठीक है, ठीक सर, ये क्या है फिर, माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एल्गे लाइक साइनोबैक्टीरिया जब रैपिड ग्रोथ करेगा, उसको एल्गल ब्लूम बोलेंगे, यस और नो, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक वाले को बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। जा चुके हो। हार्मफुल एल्गल ब्लूम, blooms that injure animals or the ecology, especially those blooms where toxins are secreted by algae। अगर इस एल्गे ने साथ साथ टॉक्सिन्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, पॉइजनस केमिकल्स को रिलीज करना शुरू कर दिया, दैट विल बी नोन एज हार्मफुल एल्गल ब्लूम। क्या एल्गे ब्लूम इकोसिस्टम पे इंपैक्ट डालेगा, आंसर इज यस। ज्यादा इंपैक्ट कौन डालेगा सर, इट इज दी हार्मफुल एल्गे ब्लूम, क्योंकि सर इसमें से ना अब की बार एल्गे में से ना टॉक्सिन्स भी निकल रहे हैं सर, पॉइजनस जैसी कोई चीजें निकल रही हैं, उसको सर हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स बोलेंगे, जिसकी वजह से फिश जो हैं वो मर जाएंगी। सिटीज कटिंग ऑफ वाटर टू द रेजिडेंट्स एंड स्टेट्स हैविंग टू क्लोज फिशरीज, द प्रोसेस ऑफ ओवर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स लीडिंग टू एल्गल ग्रोथ इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। ये यूट्रोफिकेशन तो आपको पता है, जब बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, वो क्या था, यूट्रोफिकेशन। इफेक्ट्स ऑफ HABs कैन बी वर्सन, आर वर्सन। जो HAB है ना, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स, वो और भी ज्यादा खराब हो सकता है लोकली ड्यू टू विंड ड्रिवन बाय लैंग्वियर सर्कुलेशन एंड देयर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। ठीक है, इस टर्म को बस कैसे याद रखोगे, आपको बस ये याद रखना है कि एक हार्मफुल एल्गल ब्लूम है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम है, ये है, ये हो गया हार्मफुल एल्गल ब्लूम। Why it is harmful algal bloom? Because it is releasing toxins। ठीक है, अब
एक लाइन में सुनना, बिल्कुल एक लाइन में। कॉन्टिन्यूअस विंड मूव कर रही है, सरफेस और उसके आसपास का वाटर उसके साथ साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव घूमना शुरू कर देता है, सर्कुलेट करना शुरू कर देता है। दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज नोन एज लैंगम्यूर सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि इससे जो ये टॉक्सिन्स है ना, ये क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बात क्लियर होगी? बस, है ही नहीं कुछ। बताओ क्या है? कुछ भी नहीं है। बस हमको ये टर्म थोड़ा सा ध्यान में रखना। आ गया तो मैं एक बात मान के चल रहा हूं, और वो बात पता है क्या? लेट्स ट्राई टू रैप इट अप। वो बात सिंपल सी ये है कि जो इजी क्वेश्चंस होंगे उनको सब करेंगे, यस और नो? अगर किसी ने सिली मिस्टेक नहीं की तो जो मीडियम क्वेश्चंस होंगे उनको वो करेंगे जिनको कॉमन सेंस है और नॉलेज है। तुम ये भी करोगे, ये भी करोगे, और तुम ये भी करोगे। अब देता हूं एक एज। एज पता है क्या है? एज, एज है थोड़ा सा एक्स्ट्रा। 5-10 मार्क्स का हिसाब बना लो डिफिकल्ट नॉलेज को गेन करके। ठीक है? ये बचा लेगा, मैं तुमको बता रहा हूं। अगर यहां कहीं मिस्टेक होगी ना इस एरिया में, तो ये बचा लेगा। बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? इतने के लिए तो मतलब कोई चीज को गारंटीड करना है तो ये तो हम कर ही सकते हैं। दिस वी कैन डू। यहां तक क्या बच गया? यूट्रोफिकेशन, विच इज ज्यादा न्यूट्रिएंट्स इकट्ठे हो जाएंगे, इसकी वजह से वाटर हायसिंथ के बारे में हमको पता है। बायोमैग्निफिकेशन एक बार पढ़ा था, ऐसे सा था। फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है इंडिया के अंदर, ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन वगैरह, ये सब चीज़ें अलग अलग गैसेस को देख लेंगे। ओजोन पे कैसे इम्पैक्ट होने लग रहा है। ठीक है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होते हैं? वेयर इज मॉन्ट्रियल लोकेटेड? कनाडा। कनाडा, वेरी गुड। उसके बाद किगाली एक अमेंडमेंट या किगली अमेंडमेंट, वट एवर द किगली कहाँ पर लोकेटेड है? लेक विक्टोरिया के आसपास की 3 कंट्रीज। रवांडा। वेरी गुड। किगली इज तंजानिया। रवांडा। किगली इज रवांडा। ठीक है? ओके। ओजोन लेयर को कैसे कोज होता है, ये सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड दिस इज वेयर वी विल एंड आवर थिंग्स। ठीक है? तो यूट्रोफिकेशन के बाद वाला अभी हमारा एरिया बचा हुआ है, जिसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? यहाँ तक एल्गल ब्लूम तक आपको पॉइंट्स याद हो जाने चाहिए। हो जाएंगे सारे के सारे? यस सर। देख, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं तुमको, प्रीलिम्स की भी और मेंस के एसए की और जीएस के पेपर्स की, लेकिन रिक्वायरमेंट सिर्फ एक, रिक्वायरमेंट सिर्फ, और इनकी इतनी ज्यादा प्रिपरेशन की अगर इस बार अगर ऑप्शनल भी अगर खराब चला गया ना, तो भी ये क्या करेंगे? बचा लेंगे। केनिया। 2 और बतानी है ना उसके साथ। ठीक है? क्या करेंगे? ऑप्शनल इसको सेव कर लेगा। किस चीज को सेव कर लेगा? पूरे के अगर ऑप्शनल खराब भी अगर आपका चला गया, इफ योर ऑप्शनल इज नॉट गोइंग वेल, तो एसए एंड द जीएस पेपर्स शुड डू व्हाट? इट शुड सेव योर कंप्लीट एग्जाम। रिस्क नहीं चाहिए बट अपने आप को किसी भी पर्टिकुलर इस चीज के रिगार्डिंग क्या चाहिए अपने को? रिस्क, रिस्क नहीं चाहिए बिल्कुल भी, हल्का फुल्का भी नहीं चाहिए। आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट।